धीरे धीरे पूरी जगह आग की लपटों में घिरती जा रही थी। इन्हीं जलती हुई लपटों को जेरोंटो एकटक घूर रही थी। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में एक भयंकर फायरबॉल समन करने लगी। शुरुआत में वाइकोर और डोलोरेस बस चुपचाप खड़े उसे देख रहे थे, लेकिन फिर वाइकोर की नजर जेरोंटो पर टिक गई और हवा में एक भारी टेंशन फैल गई। ये लड़की यहाँ कर क्या रही है? डोलोरेस ने भी विकोर की तरफ देखा और उसके एक्सप्रेशन को देखकर हैरान रह गई। वो हल्के से शर्मा गई। नाइट हाउंड ने उसे बचाया था। वो थोड़ी नर्वस हुई, अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, पर उसकी आंखों में अब भी हैरानी थी। कुछ ही सेकंड में आग ने पूरा परिसर निगल लिया। जेरोंटो का फायर बॉल और बड़ा होता जा रहा था। डोलोरेस की नजर अब सिर्फ जेरोंटो पर थी और तभी उसे एहसास हुआ, ये हमला सिर्फ वाइकोर पर नहीं, मुझ पर भी है। क्या ये लड़की भी अनडेड है? इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, विकोर ने डोलोरेस के सामने अपना क्लोक फैला दिया। सावधान रहो, शायद ये भी अनडेड हो। विकोर अब जेरोंटो को घूरने लगा। फिर डोलोरेस से पूछा, ये औरत कितने समय से कुल्टी के साथ है? डोलोरेस ने मुठ्ठियां कस ली, विकोर की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर था एक अनसर्टेन सा एक्सप्रेशन। मुझे बस हाल ही में पता चला कि क्विल्टी ने इसे हायर किया है। ये कहते ही वो खो सी गई, सोचों में डूब गई। लेकिन अगले ही पल उसने दोनों हाथ जोड़े और एक गोल्डन ग्लो पैदा किया। उसकी आंखों में एक दृढ़ विश्वास था, मैं ईश्वर की सेविका हूँ और अगर सामने वाला एक अनडेड है तो मैं चुप नहीं रह सकती। मैं नाइट हाउंड की मदद करूंगी। जेरोंटो अब पूरी तरह रेडी थी, अटैक करने को तैयार, लेकिन वाइकोर ने कदम बढ़ाना शुरू किया। डोलोरेस पीछे हटो, मैं एक चीज वेरीफाई करना चाहता हूँ। डोलोरेस ने हीलिंग स्पेल के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वाइकोर ने मना कर दिया, जरूरत नहीं है। जेरोंटो ने देखा कि वो उसकी ओर बढ़ रहा है। अब उसने स्ट्रेटेजी बदली। उसने फ्लेम्स को और इंटेंस किया और अचानक हवा में एक्सप्लोसिव स्पाइक्स उभरने लगे। ये स्पाइक्स सिर्फ ज्वाला नहीं, विस्फोट हैं। उसने स्पाइक्स को हवा में घुमाया और पूरी ताकत से विकर की ओर फेंक दी। स्पाइक्स सीधा वाइकर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उसने बीएल्ज़ेबब की तलवार निकाली और बिना रुके उन सभी स्पाइक्स को एक एक करके काट दिया, बिल्कुल सर्जिकल प्रिसिजन के साथ। तुम्हारा ये हमला मुझ पर असर नहीं करेगा। लेकिन तभी स्पाइक्स के टुकड़े पीछे जाकर फटने लगे, छोटे पर घातक धमाके हुए। वाइकोर ने सब कुछ देखा। अब वो गंभीर हो गया, जेरोंटो को घूरता रहा बिना कुछ बोले। मैं बाल बाल बचा। जेरोंटो की आंखों में गुस्सा था, उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वाइकोर ने उसे पहचाना, लंबे सीधे लाल बाल। ये लड़की मॉग फैमिली की लगती है, कम से कम लेवल 6 मैजिक, आयरन और फायर का कॉम्बो। इतनी कम उम्र में ये सामान्य नहीं है। वाइकोर के शरीर पर कई चोटें थी, अब स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। उसने बीएल्ज़ेबब सोर्ड वापस शीथ में रख दी। जेरोंटो ने मौका देखा, उसने हाथ पीछे खींचे और स्पाइक्स फिर से समन करने लगी। फायर की वजह से छत से जलती हुई लकड़ियां गिर चुकी थी और जमीन में धंसी थी। जेरोंटो ने उन लकड़ियों के बीच से स्पाइक्स का तूफान छोड़ा और फिर हुए जबरदस्त एक्सप्लोजन्स। धुएं की मोटी चादर बन गई, लेकिन जैसे ही धुआं हटा, विकोर उसमें से निकला, बिल्कुल जिंदा और आंखों में खून जमा हुआ। उसने एक जलती हुई लकड़ी उठा ली। जेरोंटो फिर से हमला करने वाली थी। स्पाइक्स उसके कंधों के पास से निकली, उसके कंधे कट गए, खून निकला, फिर भी वो रुकने वाला नहीं था। विकोर अब भी उसी इंटेंसिटी से उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। विकोर ने अपना सिर हल्का सा मोड़ा। जेरोंटो का अगला स्पाइक सीधा जाकर उसकी हुड का एक हिस्सा उड़ा ले गया, लेकिन विकोर की नजर अब भी उसी पर थी। उसकी आंखें कह रही थी, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। डोलोरेस को अब डर लगने लगा, ये नाइट हाउंड सीधे उसकी तरफ क्यों बढ़ता जा रहा है? जेरोंटो अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने फिर से हाथ बढ़ाया और एक पूरी स्पाइक चेन छोड़ी। कई स्पाइक्स विकोर के शरीर से टकराई, लेकिन फिर भी वो एक कदम भी पीछे नहीं हटा। उसके पांव अब भी अपनी जगह पर मजबूती से जमे थे। वो बस उसी की ओर बढ़ता जा रहा था। डोलोरेस अब बस उसे देख रही थी और तभी उसके मन में एक रियलाइजेशन आया, विकोर कुछ प्लान कर रहा है। वो इस लड़की को जानता है। उसके मन में कई सवाल घूमने लगे, ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? क्या इनके बीच कोई रिश्ता था? विकोर की नजर अब गहराई से जेरोंटो पर टिक गई थी और फिर यादें लौटने लगी। पिछला समय विकोर की आंखों में एक पुराना सीन चमका। कस एक कुर्सी पर बैठी थी, उसके बगल में उसका अंकल, और उस वक्त वो एडोल्फ मॉर्ग के काफी करीब मानी जाती थी। तो फिर उसने क्लोज डोर ट्रेनिंग क्यों शुरू की? विकोर जब छोटा था, एक बार वो गुस्से से भरी कस से टकराया था। तुमने अभी क्या कहा? कस चीखी थी, लेकिन विकोर चुप रहा, शांत। कभी वो सिटी के मैप पर अपनी उंगली रखती और गुस्से में उसे बताती, यहाँ मॉर्ग की रूबी वेन है। एक और बार एक लड़ाई में कस जमीन पर गिर पड़ी थी, लेकिन विकोर उसे बचाने वहां पहुंच गया था। समय बीता, दोनों थोड़े बड़े हुए। एक दिन उन्होंने घोड़े पर सवारी की थी और कस मुस्कुराते हुए बोली थी, इकोलॉजी ऑफ बारबेरियन ट्राइब्स के लिए तुम्हें 100 में से 8 नंबर मिलते हैं। एक और दिन विकोर ने उसका हाथ थाम लिया था और किसी ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो विकोर उसके सामने आ गया और पूरा वार खुद झेल लिया। फॉरेस्ट में जहां मैडम नाम की मॉन्स्टर थी, विकोर लड़ाई के लिए तैयार था। दूसरी ओर अंकल एडोल्फ कस को वहां से ले गए ताकि उसे खतरे से दूर रखा जा सके। कस ने विकोर की तरफ हाथ बढ़ाया, रुको, और तभी मैडम उस जंगल से बाहर आई और उसकी नजर सीधा विकोर पर पड़ी। उसने तलवार निकाली, उसके चारों ओर एक इंटेंस ऑरा लहराने लगी। आसपास की जमीन जल रही थी। विकोर ने एक कदम बढ़ाया, लेकिन अब उसकी आंखों में इनोसेंट क्यूज की छवि थी। वो सोचने लगा, काश मैंने उस लड़की से रिश्ता न बनाया होता, काश मैंने उसे अपने प्लान के लिए इस्तेमाल न किया होता। शायद उस मॉर्ग का वो चमकता हुआ भविष्य मैंने ही छीन लिया। वापस वर्तमान में जेरोंटो की आंखें अब बदल चुकी थी। एक तीखी, बेचैन और ठंडी नजर विकोर पर गड़ी थी, लेकिन जैसे ही वो पास आया, जेरोंटो की आंखों में कंफ्यूजन और सैडनेस भर आई। विकोर का दिल कांप गया, मैंने इसके साथ क्या कर डाला? अब वो लड़की अनडेड बन चुकी थी। जेरोंटो ने गंभीर एक्सप्रेशन में हाथ उठाया, एक फायरबॉल तैयार करने लगे, और तभी विकोर ने उसका हाथ पकड़ लिया। जेरोंटो चौंकी। कुछ भी रिएक्ट करने से पहले विकोर ने अपना दूसरा हाथ उसके सिर पर रख दिया। उसके एक्सप्रेशन में अब अलर्टनेस और कंफ्यूजन थी, वो हिल नहीं पा रही थी। विकोर ने धीरे से उसका चेहरा थाम लिया और फिर
फिर उसका नकाब बेरहमी से नोच डाला। डोलोरेस ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसका चेहरा डर और सदमे से भर गया। ये है क्विल्टी की असली सिपाही का चेहरा। विकोर की आंखों में अब डिसअपॉइंटमेंट थी। उसके सामने खड़ी थी एक कभी जानी पहचानी लड़की जो अब एक डीमन बन चुकी थी। जेरोंटो ने फिर से अटैक के लिए फायरबॉल समन की। उसके हाथों में आग लहराने लगी। एक खतरनाक जानलेवा नजर से वो वाइकोर को घूर रही थी। वाइकोर ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया और उसका वार एक तरफ धकेल दिया। अब ये ठीक नहीं, विकोर ने सोचा। जेरोंटो फिर से वार करने वाली थी, लेकिन इससे पहले वाइकोर ने अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से उसे घुमा दी। तलवार सीधी जाकर उसके गले को काट गई। जेरोंटो का शरीर गिरने लगा। उसका सिर दूसरी ओर उड़ गया। कुछ सेकंड बाद जमीन पर एक लाइफलेस बॉडी और कुछ दूर उसका सिर पड़ा था। विकोर बस खामोशी से कुछ सेकंड तक देखता रहा और फिर उसके घुटने जमीन से जा लगे। उसका शरीर खून से लथपथ था। पीछे खड़ी डोलोरेस का दिल कांप उठा। ये ठीक नहीं, विकोर घायल हो चुका है। विकोर ने एक हाथ जमीन पर टेका और घुटनों के बल थोड़ा रुककर सांस लेने लगा। डोलोरेस जल्दी से उसके पास आई और उसके बगल में बैठकर हीलिंग शुरू कर दी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो देख नहीं पा रही थी कि जिसे वो मानती थी नाइट हाउंड, आज उसकी हालत किसी टूटी हुई तलवार जैसी हो चुकी है। उनके सामने जेरोंटो का लाइफलेस कॉर्प्स पड़ा था। विकोर बस उसे देखे जा रहा था, एक गहरी भारी खामोशी में डूबा हुआ। डोलोरेस की नजर भी उस शरीर पर गई और डर से कांपती आवाज में उसने पूछा, क्या तुम इस डीमन को जानते थे? विकोर अब भी चुप था। उसकी आंखें खोई हुई थी। असलियत ये थी, ये अनडेड बहुत हद तक कसमॉग जैसी लग रही थी। उसके चेहरे का आधा हिस्सा सड़ चुका था। विकोर ने झूठ बोलना शुरू किया। शुक्र है ये चेहरा मुझे पहचाना नहीं लग रहा। शरीर जख्मों से भरा हुआ था, लेकिन विकोर खड़ा होने लगा। बस बहुत हुआ, अब और नहीं। डोलोरेस घबरा गई। तुम्हारी चोट तो अभी खुली है, विकोर हल्की मुस्कान के साथ बोला। इतना काफी है, अब मैं बिल्कुल सही महसूस कर रहा हूँ। डोलोरेस की आंखों में बेचैनी थी। उसने पूछा, तुम इतनी लड़ाई, इतनी तबाही के बाद भी क्यों नहीं रुकते? कोई वजह तो होगी ना विकोर, बताओ मुझे। विकोर खड़ा हुआ, मुट्ठी कस ली और जवाब दिया, क्योंकि मुझे डीमन हंट करनी है। डोलोरेस ने एक डर से भरी नजर डाली। पर क्यों? तुम डेमन हंट क्यों कर रहे हो? विकोर ने पीठ फेर ली। ये मेरा पर्सनल रिवेंज है। उसने धीरे धीरे जेरोंटो का मास्क उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसके जन में बाकी डीमंस के मास्क भी लौटने लगे। हर एक मास्क से वही भारी डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही थी। पर अब वाइकोर समझ चुका था, ये सब बस पपेट्स थे, क्विल्टी के गार्ड्स के लिए केवल जिंदा खिलौने। मुझे इस सब के पीछे की असलियत जाननी होगी। लेकिन तभी उस लाश से एक आवाज उभरी, वो मास्क लौटा दो विकोर। विकोर और डोलोरेस दोनों की नजर झटके से लाश की ओर गई। उनके चेहरों पर सन्नाटा, डर और कंफ्यूजन एक साथ आ गया। कॉर्प्स के मुंह पर एक असली माउथ उभर आया और उसने बोला, एफिबो है फिडो और जेरोंटो, मैंने ये उसी से उधार लिया। अब वो नाराज होने वाली है। डोलोरेस का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने थोड़ी के नीचे हाथ रखा। ये क्या देख रही हूँ मैं? माउथ ने विकर के पेंडेमिक मास्क को पहचाना और तुरंत समझ गया, तो ये वही है जो हमारी ब्रांचेस पर हमला कर रहा था। विकोर की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पहचान लिया था, ये उन्हीं 10 एलीट कॉर्प्सेस में से एक है। तुम पूछ क्यों रहे हो जबकि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अब विकर की नजरों में गुस्सा साफ दिख रहा था। तुम क्विल्टी हो। डोलोरेस स्तब्ध रह गई। ये वही है। उसने उस माउथ को गौर से देखा और फिर पहचान लिया। ये आवाज उस हरामी क्विल्टी की है। क्विल्टी के लिए ये एक शॉकिंग मोड था, क्योंकि अब उसे पहचान लिया गया था और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं, ग्रेट कॉज के लिए अपनी पहचान छोड़नी ही पड़ी। अब सेंटेंस को टच न करने की जरूरत नहीं रही। अब लोग अलर्ट हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत रहा। फिर डोलोरेस का शरीर कांपने लगा। क्विल्टी एक डीमन है? क्विल्टी अब भी मुस्कुरा रहा था। डर और निराशा का चेहरा बनाए रखो, मुझे वो एक्सप्रेशन देखना है जब मैं तुम्हारे चेहरे की स्किन नोचूंगा। डोलोरेस ने आंखें बंद की और अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। चारों ओर एक तेज गोल्डन ऑरा फैलने लगी। डीमन थोड़ा हक्का बक्का रह गया और फिर उसने होली लाइट स्पेल इस्तेमाल किया। आसमान से एक डिवाइन प्रकाश गिरा जो सीधा उस लाश से टकराया। धीरे धीरे वो पावर डीमन के शरीर को जलाने लगी। कुछ सेकंड बाद न डीमन बचा न जेरोंटो का शरीर, बस जमीन पर बिखरी हुई राख बाकी थी। विकोर अब भी उसी जगह खड़ा था। जेरोंटो का जला हुआ सिर देख रहा था। उसके चेहरे पर फिर वही पुराना सन्नाटा लौट आया था। बिना कुछ बोले बस देखता रहा। डोलोरेस अब भी हाथ जोड़े खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने उस डीमन से कहा, मरने के बाद कम से कम अब अपने कर्मों पर विचार कर। लेकिन तभी पीछे खड़ा कोई व्यक्ति अपनी जीभ होंठों पर फेरने लगा और मुस्कुरा के बोला, सेंटेस का चेहरा वाकई दुर्लभ है। उस आवाज ने डोलोरेस की रूह तक हिला दी। उसकी आंखों में डर और निराशा एक साथ उभर आई। ये वो है। और तभी एक तेज प्रकाश सीधे वाइकर की छाती चीरते हुए पार हो गया। वाइकर को समझने तक का मौका नहीं मिला। उसका शरीर कांपा और वो घुटनों पर गिर पड़ा। डोलोरेस दौड़कर उसकी तरफ भागी, लेकिन तभी वो सामने आया। वो शैतान, वो हरामी क्विल्टी, या फिर असली नाम डंटालियन। उसने हाथ आगे बढ़ाया और उसी डीमन माउथ को, जिसे डोलोरेस ने होली लाइट से जलाया था, अपने हाथ की हथेली पर जिंदा कर दिया। एक घिनौनी मुस्कान के साथ बोला, बीच में टोकना अच्छी बात नहीं होती। जब कोई बात कर रहा हो। डोलोरेस का गुस्सा फट पड़ा। तुमने क्विल्टी का रूप लेकर ये सब किया, तुम इतना नीच कैसे हो सकते हो? डंटालियन ने कदम बढ़ाए और उसी शांत वहशी मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि मैं एक डीमन हूं। अब सोच लो, क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहती हो? विकोर अब भी जमीन पर गिरा पड़ा था, लेकिन डोलोरेस ने उसके सामने खड़े होकर अपनी बाहें फैला दी। मैं नहीं डरती, मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ी हूँ। डीमन ने सीने पर एक हाथ रखा, दूसरा हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। तुम अब भी एक इमेच्योर सेंटेस हो और ये मरता हुआ तलवारबाज। क्या तुम दोनों मुझे रोक पाओगे? शुरुआत में डोलोरेस डटी रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू और डर दोनों उतर आए। डंटालियन ने उसके चेहरे को अपने हाथ से
पकड़ लिया। तुम मजबूत बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन डर तुम्हारे चेहरे से बह रहा है। वो उसके बेहद करीब आया, उसकी आंखों में घूर कर देखने लगा और जीभ बाहर निकालकर बेशर्मी से मुस्कुराया। इस चेहरे से तुम किसी को धोखा नहीं दे सकती। उसकी गंदी मुस्कान, उसकी आंखों में भूख, पास आता जा रहा था। सेंटेस का चेहरा अब उसकी पहुंच में था। वो लार टपकाने लगा। फाइनली ये चेहरा अब मेरा है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि विक्टर ने बेल्ज़ेबब सीधे उसके गले में घुसेड़ दी। डीमन की आंखों में कंफ्यूजन भर गया। तू अभी तक जिंदा कैसे है? डोलोरेस और डीमन दोनों की नजर विक्टर पर गई। विक्टर अब पूरी तरह खड़ा था, आंखों में नफरत और आग जल रही थी। मैंने तुम्हारे निशान को फॉलो करते वक्त एक बात नोट की थी। तू एक कायर है जो अपने सिपाहियों को मार कर भाग जाता है, जो सामने से कभी नहीं लड़ता। इसलिए मुझे पता था तू तभी सामने आएगा जब मैं घायल दिखूं। विक्टर ने सीने की ओर इशारा किया। ये जो घाव था ये असली नहीं था, मैंने सिर्फ एक्टिंग की थी। ऐसी छोटे मेरे लिए कुछ भी नहीं। विक्टर अब एकदम आत्मविश्वास से भरा था और उसकी आंखों में केवल एक बात थी, रिवेंज। तो बता डीमन, मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? और फिर वाइकर की तलवार सीधे डीमन के सिर के बाहर निकल गई। डंटेलियन की आंखें लाल हो गई। सबको लगा वो मर चुका है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी आंखों में तेज चमक लौटी। उसकी नजर फिर से विक्टर पर टिकी। तो हरामी, मुझे डंटालियन कहकर बुला। डंटालियन अब भी जिंदा था। विक्टर की तलवार उसके सिर के बीचों बीच खड़ी थी, फिर भी उसकी आंखें अब भी चमक रही थी। डोलोरेस की आंखों में डर और कंफ्यूजन भर गई। ये मरा क्यों नहीं? उसका पूरा शरीर कांप रहा था। विक्टर अब भी बिना बोले उसकी तरफ देख रहा था, सोच में डूबा हुआ। और फिर वो समझ गया, ये कोई आम डीमन नहीं, ये है डेंटालियन, टॉप 10 एलीट कॉर्प्सेस में से एक। डेंटालियन की आंखों में अब उत्साह था। तो तुम ही हो जिसने एंड्रोमेलियस को मारा था। और तभी क्विल्टी के सिर का पिछला हिस्सा खुलने लगा और असली डीमन डेंटालियन धीरे धीरे उस शरीर से बाहर निकलने लगा। उसका चेहरा अब बदल रहा था। वो वही चेहरा था जिसे पाने के लिए उसने सालों मेहनत की थी। लेकिन अब मैं इसे और नहीं पहन सकता। विक्टर की आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चिंता उभर आई। उसने एक कदम पीछे खींचा और अलर्ट हो गया। अब वो डीमन एक सफेद बालों वाली औरत के रूप में प्रीस्ट क्विल्टी के शरीर से बाहर निकल चुका था। एक खतरनाक मुस्कान के साथ बोला, मैं चेहरे चुराता हूँ, उनसे यादें लेता हूँ और उनकी शक्ति भी। उसने क्विल्टी की लाश पर हाथ रखा, अपनी गर्दन मोड़ी और वाइकर की तरफ देखा। जिसे तुमने मारा है वो सिर्फ एक एंटिटी थी, नाम था क्विल्टी रून इंडल्जेंशिया। ये मेरा एक चेहरा था। तब तक तुम असली डेंटेलियन को नहीं मार सकते, जब तक मेरे सारे चेहरे नष्ट न हो जाए। विक्टर की आंखों में अब बस एक ही चीज थी, रिवेंज। उसने हवा में छलांग लगाई, सीधे डीमन के पीछे प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब एक ही भावना से भरी थी, हेट्रेड। तो चलो अब तेरे सारे चेहरे मिटा देता हूँ। डेंटेलियन ने जैसे ही मुड़कर देखा, वाइकर पहले से तैयार था। तलवार जोर से घुमाई और सीधा डीमन के पेट में उतार दी। तभी डोलोरेस ने अपनी छाती पर हाथ रखा। उसकी सांसें तेज होने लगी। डर और दुख दोनों उसकी आंखों में थे। विक्टर का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में आंधी चल रही थी। तलवार को एक झटके में सीने तक धंसा दिया और उस महिला के शरीर में जो डीमन ने चुराया था उसकी असली चेतना लौट आई। वो रोने लगी, मैं मरना नहीं चाहती, मैंने क्या किया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, खून उसके मुंह से निकलने लगा। कृपया मुझे मत मारो। लेकिन विक्टर ने एक भी शब्द नहीं कहा। तलवार खींची और वो औरत जमीन पर ढह गई। चारों तरफ सन्नाटा था। विक्टर बस उसकी लाश को देखता रहा। दूसरी तरफ डोलोरेस अब भी स्तब्ध थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कुछ मिनट गुजरे और तब उस लाश से फिर एक हलचल हुई। एक आम इंसान उस शरीर से बाहर निकल आया। वो जमीन पर बैठ गया, आसपास देखा, फिर बुदबुदाने लगा, ये जगह कौन सी है? विक्टर की तलवार फिर से तैयार थी। वो एक पल के लिए भी चूका नहीं। डोलोरेस हैरान थी, ये डीमन के कितने चेहरे हैं? वो आदमी अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, मैं तो बस मीट खरीद रहा था अपनी बेटी के लिए। और फिर रास्ते में कुछ विक्टर की तलवार चली। उस आदमी का सिर उड़ गया, उसका शरीर जमीन पर गिरा और विक्टर की आंखों में अब भी क्रोध धधक रहा था। लेकिन तभी वहां एक बच्चा प्रकट हुआ, उसी शरीर से बाहर निकलता हुआ। वो रोने लगा, अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। तुम इतने मीन क्यों हो? मैंने क्या किया था? डेंटालियन अब एक मासूम बच्चे का रूप ले चुका था, लेकिन उसकी असलियत उसके आंसुओं में नहीं, उसके अंदर छिपे नर्क में थी। विक्टर का गुस्सा अब एक नई हद पर था। उसने मुट्ठी भींची, तलवार उठाई, लेकिन उसका शरीर ही नहीं हिल रहा था। सामने वो बच्चा अपनी मासूम आंखों से उसे देख रहा था, आंखों पर मुट्ठियां रगड़ते हुए बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? विक्टर चुप। उसने उस बच्चे की तरफ गौर से देखा। बच्चा अब और जोर से रोने लगा, जैसे किसी बाप की ममता जीतने की कोशिश कर रहा। लेकिन तभी विक्टर की आवाज टूटी। अब एक्टिंग बंद कर डीमन। उसे याद आने लगे वो सारे चेहरे जो पहले भी एंड्रोमेलियस के शरीर पर चमक उठे थे। अब वाइकर ने वो तलवार निकाली, बेल्ज़ेबब सोर्ड। उसकी धार में रोशनी नहीं बल्कि बदले की आग थी। अब मैं इम्यून हूँ क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने मुझे सिखाया है। डीमन अब बच्चे की एक्टिंग छोड़ चुका था। उसने बच्चे का शरीर पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। एक मुस्कान के साथ उसने अपनी उंगली को स्पाइक में बदल दिया। ये लो वाइकर, एक छोटा सा गिफ्ट। डेंटेलियन ने अपनी एक फेस को उछाला, वो सीधे विक्टर की कलाई में जा धंसी और उस पर मर्ज हो गई। विक्टर हैरान, ये क्या कर दिया इसने? उसकी आंखें उस फेस को घूर रही थी। डीमन ने कहा, अब तू मेरी दुनिया में आ चुका है। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और कहता, विक्टर ने तलवार घुमाई और उस बच्चे का सिर उड़ा दिया। सिर हवा में घूमता रहा, लेकिन डीमन की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। सिर से हाथ और पैर निकलने लगे और डीमन फिर से बदल गया। अब उसका शरीर था एक जवान लड़के का, भूरे बालों के साथ। उसने अपने हाथ फैलाए और उसकी हथेली से डीमन डेंटालियन का असली मुंह दिखाई देने लगा। विक्टर और डीमन दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और हंसने लगे। लेकिन ये कोई इंसानी हंसी नहीं थी, ये थी पागलपन से भरी हंसी जो डर से नहीं मौत से खेलती थी। वाइकर का शरीर कांपने लगा। डीमन की पावर असर कर चुकी थी। वाइकर की आंखों में अब डर था और कुछ ही पलों में वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। विक्टर डोलोरेस भाग कर आए। तुम ठीक हो? उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। डीमन अब खड़ा हो गया था। उसके चेहरे पर कई आंखें और मुंह उभर आए थे। उसने अपनी हथेली विक्टर की तरफ की और एक चमकदार आंख, द ट्रू आई ऑफ द डीमन, उसके हाथ से निकलने लगी। अब देख, तेरी कलाई पर जो फेस लगाया है वो एक ऐसे आदमी का है जो पैराड और स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार था। उसने अपनी पूरी फैमिली को खुद मार डाला था। अब उसके डर, उसकी चीखें, उसकी पागलपन की यादें तेरे दिमाग में घुलेंगी। विक्टर की आधी आंखें अब उस फेस से ढक चुकी थी। वो लड़खड़ा रहा था। एक तरफ विक्टर की यादें, दूसरी
तरफ उस इंसान की मानसिक तबाही, दो जिंदगियां एक दिमाग में टकरा रही थी। डीमन ने पूछा, कैसा लग रहा है जब दो यादें एक शरीर में टकराती हैं? विकोर ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस फेड हो रही थी। डीमन अब अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट। लेकिन फिर विकोर ने एक आखिरी कदम उठाया। उसने अपनी तलवार उठाई और अपना पूरा हाथ काट डाला। खून बहने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। डोलोरेस हिल गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। विकोर, ये क्या कर दिया तुमने? उसकी आंखों में डर था और गम, लेकिन विकोर ने पीछे मुड़कर कहा, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। और तब उसका हाथ खुद रिजेनरेट होने लगा। कुछ ही पलों में एक नया, बिल्कुल सही हाथ उभर आया। डीमन चौंका नहीं, बल्कि अब ध्यान से विकर को देखने लगा। अब समझ आया एंड्रोमालियस क्यों हारा था। उसकी नजर अब विकर की तलवार पर टिकी थी। बेल्ज़ेबब सोर्ड, उसमें उठती एनर्जी को देखकर डीमन फुसफुसाया, तो यह है डिमोनिक सोर्ड बेल्ज़ेबब। उसे देखकर डीमन की आंखें चमक उठी। अब मजा आएगा। लेकिन उसने सीधे हमला करने की जगह अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। उसके हाथ पर और भी चेहरे उभरने लगे। उसने अपनी उंगली से इशारा किया, पर वाइकोर की तरफ नहीं, बल्कि डोलोरेस की तरफ। डोलोरेस एकदम सन्न, उसकी आंखों में डर थरथरा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि डीमन अब क्या करने वाला है। अचानक डीमन ने एक चेहरा उसकी तरफ उछाल दिया। डोलोरेस ने आंखें बंद कर ली। अब ये खत्म है, लेकिन वाइकर ने ऐसा होने नहीं दिया। तलवार उठाई और एक झटके में उस फेस को डिफ्लेक्ट कर दिया। डीमन मुस्कुराया, तो तू उसकी हिफाजत करेगा? अब उसके सारे फिंगर्स फेस में बदल गए थे। वीकनेस मिल गई। डीमन ने और चेहरे डोलोरेस की तरफ भेजे। विकोर एक बार फिर उसके सामने आ गया, हर एक फेस को काटता गया। डोलोरेस कांप रही थी, लेकिन चीख पड़ी, विकोर, मेरी चिंता मत करो, उससे लड़ो। लेकिन विकोर ने तलवार उठाकर कहा, अगर हीरोज का स्तंभ भी गिर गया तो वॉर शुरू होने से पहले ही हार जाएगी। डोलोरेस की आंखें भर आईं। मैं बोझ नहीं बन सकती। उसने गहरी सांस ली और हाथ जोड़ ली। मुझे मजबूत बनना होगा। एक सुनहरी आभा उसके चारों तरफ फैलने लगी। नाइट ब्लड हाउंड अकेला क्यों लड़े? वो अपनी शक्ति को अवेकन करने ही वाली थी। लेकिन तभी डीमन का एक छोड़ा हुआ चेहरा उसके पैरों के पास गिरा। डोलोरेस ने जैसे ही देखा, उस फेस की आंखों में आंसू थे और आवाज आई, डोलोरेस, ये मैं हूँ। क्विल्टी, उसकी पूरी बॉडी जम गई। उसकी आंखें फटी रह गईं। वो चेहरा क्विल्टी का था। डीमन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। ट्रैप सफल रहा। डोलोरेस के दिमाग में क्विल्टी की मौत की यादें उमड़ने लगी। गलती का बोझ, आत्मग्लानि उसके भीतर समा गया। डीमन का हाथ अब टेंटेकल्स में बदल चुका था। हर टेंटेकल पर सैकड़ों चेहरे। एक इंसान एक ट्रांसप्लांटेड फेस तक ही सह सकता है। अब सोच, जब वो हजार हो, वो हमला अब वाइकर और डोलोरेस दोनों की तरफ बढ़ रहा था। विकोर ने तलवार संभाली। मैं इन सबको काट सकता हूँ। टेंटेकल्स उस तक पहुंचने लगे। विकोर ने पूरी ताकत से तलवार घुमाई। हर फेस एक एक करके कटता गया। डीमन हंसा, तू सोचता है कि तू हजारों फेस काट सकता है? विकोर ने नजरें नहीं झुकाई, लेकिन तभी उसकी आंखें एक चेहरा देखकर जम गई। नहीं, ये पेरी ऑर्फनेज की यादें। वो लड़की जिसने विकोर के सिर पर फूलों का ताज रखा था। वो मुस्कान, वो मासूमियत, वो दोस्ती, और अब वही मुस्कान उस चेहरे पर थी जो सामने उड़ रहा था। विकोर का दिमाग सुन्न हो गया। डीमन ने उसे भी मार दिया। उसकी तलवार रुक गई। उसकी आत्मा जैसे थम गई। बस यही पल काफी था। टेंटेकल्स उसके शरीर से टकरा गए। विकोर जमीन पर गिर पड़ा। अब वो लड़ नहीं पा रहा था और सैकड़ों हजारों चेहरे उसके शरीर के अंदर घुसने लगे। विकोर की आंखें बंद थीं, पर अब वो उस दुनिया में नहीं था। डांटेलियन के हमले ने उसे फेंक दिया था एक गहराई में, एक ऐसी जगह जो डार्कनेस से भी ज्यादा डरावनी थी। उसने मुट्ठियां भींच ली। कई सेकंड्स तक आंखें बंद रहीं, लेकिन जब खोली तो वहां डर नहीं, सिर्फ डिटर्मिनेशन था। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। वो एक तंग सी सुरंग में खड़ा था, पानी से भरी हुई, हरे रंग का गंदा पानी जो धीमे धीमे बह रहा था। उसके सामने कुछ लोग बैठे थे, घुटनों पर हाथ रखे, सर झुकाए, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। विकोर हैरान रह गया, ये कौन है और ये जगह क्या है? फिर उसे याद आया, डंटेलियन ने मुझे अब्सॉर्ब किया था। क्या ये उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें डीमन ने निगल लिया? धीरे धीरे उसके चेहरे पर नसें उभरने लगी और आंखों तक पहुंच गई। डर फैलने लगा। हर एक नस जैसे उसके भीतर जहर घोल रही है। वो हरा पानी जहर था, और जैसे ही उसने देखा, वो लोग कहीं ना कहीं उसे उसी डिस्कम्फर्ट की याद दिला रहे थे जो डांटालियन के चेहरे ने उसके शरीर पर छोड़ा था। पानी का असर शुरू हो गया था। ट्रॉमास और शैटर्ड मेमोरीज उसके मन में मिलने लगे थे। किसी ने अपने पार्टनर को मारा था, किसी ने अपने बच्चों को, किसी की आत्मा बुरी तरह टूट चुकी थी, और अब वो सब विकोर के दिमाग में उतर रहे थे। वहाँ एक छोटा बच्चा बैठा था, आंखों में आंसू लिए। वो वाइकर से कह रहा था, प्लीज मत करो, मुझे मरना नहीं है। विकोर की पूरी बॉडी अब वेन्स से ढक चुकी थी, लेकिन उस बच्चे की सिसकियां सुनकर वो उसके पास गया और धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। बच्चा चुप हो गया। विकोर जमीन की तरफ देखता रहा, फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ। पैरी की मुस्कुराती हुई शक्ल उसकी आंखों के सामने आ गई, जिसे डीमन ने उससे छीन लिया था। अगर बाकी सब यहाँ हैं, तो पैरी भी कहीं यहीं हो सकती है। टनल अब और भी लंबी लगने लगी। हर तरफ वही लोग जिनकी आत्माएं डांटेलियन ने निगली थी। कुछ ने सिर झुकाया हुआ था डर के मारे, कुछ बहुत थक चुके थे। मर जाना बेहतर है इस जगह में सड़ने से। और अब डोलोरेस भी डांटालियन के हमले में गिर चुकी थी। कुछ ही पल बाद वो भी उसी टनल में पहुंच गई। इतने सारे लोग देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। ये कौन है? ये जगह क्या है? फिर आवाजें आने लगी, रोने की, गुहार लगाने की, हमें यहाँ से निकालो। डोलोरेस ने अपना सिर झुका लिया और घुटनों पर गिर गई। ये डीमन के शिकार हैं। इनकी आत्माएं अब बदले के जज्बे से जल रही हैं। उसे घबराहट होने लगी, कहीं मेरा भी अंत
इन्हीं जैसा ना हो जाए। तभी पानी से कोई बाहर निकला, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हुआ। तो सेंटेस, कैसी लगी तुम्हें मेरी सोल कलेक्शन? डोलोरेस कांप उठी, वो हिल भी नहीं पाई। वो था डंटालियन अपनी असली शक्ल में। उसके चेहरे की जगह टेंटिकल्स की एक परत थी जो मास्क जैसा लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। सोचा था कि इंसानों को खाऊंगा, लेकिन फिर सोचा इतनी गिरी हुई चीज खाने का मन नहीं। एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी। लेकिन हाँ, तुम लोगों की चीखें मुझे बहुत प्यारी लगती है। डंटेलियन टॉप 10 एलाइट कॉर्प्स में से नोवा कॉर्प्स था। S+ डेंजर लेवल डेमन, गेट ऑफ डेस्ट्रकुशियन के सबसे गहरे हिस्से से आया था, जिसे कहा जाता है वूम ऑफ सरपेंट। और अब सेंटेस और ब्लड हाउंड दोनों उसकी काली दुनिया में फंस चुके थे। वो डीमन मानवता का जन्मजात दुश्मन था, एक ऐसा डिजास्टर जिसे समझना नामुमकिन था और मारना असंभव। डोलोरेस अब भी जमीन की तरफ देख रही थी, लेकिन अब उसके भीतर कुछ और जाग चुका था, रेज। क्योंकि उस भीड़ में कुछ चेहरे अनाथालय के बच्चों के थे, बच्चे मासूम जिनका किसी गुनाह से कोई नाता नहीं था। लेकिन डांटालियन के लिए ये कोई मुद्दा नहीं था। वो मुस्कुराया और बोला, खाने के लिए वजह की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसने अपने कोट में हाथ डाला और बाहर निकाले एक चमकती हुई गोल्डन इंडल्जेंस। मुझे दोष मत दो, ये सब इंसानों की देन है। उसकी मुस्कान में शैतानी गर्व था। तुम्ही लोगों ने सिखाया कि पाप पैसे से मिटाया जा सकता है। इंडल्जेंस तुम्हारे समाज का सबसे गंदा मजाक है और मैंने बस उसे अपनाया है। फिर उसने एक हाथ फैलाया। अनाथालय, ये आइडिया भी तुम लोगों से ही लिया। जैसे मवेशी पालते हो खाने के लिए, वैसे ही बच्चों को पालो। अगर मैंने पाप किया तो वो भी इंसानों से ही सीखा है। डोलोरेस अब भी जमीन की तरफ देख रही थी, चुप, शांत, टूटी हुई। डांटेलियन उसके करीब आया। तुम भी कोई मासूम नहीं हो, तुम्हारे अंदर बस डिवाइन पावर है, वरना तुम कमजोर हो, बेकार और सिर्फ दूसरों के लिए मुसीबत। उसके टेंटिकल्स अब डोलोरेस के सिर के करीब पहुंच चुके थे। अगर तुम ना होती तो नाइट हाउंड को इस मानसिक दुनिया में फंसाना नामुमकिन होता। तुम ही तो उसकी कमजोरी थी। लेकिन डोलोरेस कुछ नहीं बोली और डीमन के लिए यही सबसे बड़ी जीत थी। सेंटेस, जो एक शब्द भी ना बोल सके, एकदम साइलेंट, नेगेटिविटी से घिरी हुई। लेकिन तभी डोलोरेस ने सिर उठाया, धीरे से मुड़ी और उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस। इंटेलिजेंस सच में दूसरों की जान लेती है। मेरी कमजोरियां मानवता की कमजोरी है, जो धीरे धीरे डिस्पेयर बन जाती है। डांटेलियन पागलों की तरह हंसने लगा। सही कहा, मानव तो कमजोर होता है। लेकिन उसकी हंसी अचानक रुक गई। डोलोरेस की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। क्या तुम समझते हो कि डिस्पेयर से कोई आगे नहीं बढ़ सकता? यही तो इंसानों की असली ताकत है। डिवाइन लाइट उसकी पूरी बॉडी से निकल रही थी। डांटालियन पीछे हट गया। ये कैसे पॉसिबल है? तुम तो ट्रॉमा से करप्ट हो चुकी थी। डोलोरेस की आंखों में आंसू अब भी थे, लेकिन अब उनमें शुक्रिया झलक रहा था। थैंक्स डांटालियन, तुम्हारी वजह से अब मैं समझ पाई कि मैं कितनी कंफ्यूज थी। मैंने अपने पापा से डर के इंटेलिजेंस को फोर्सफुली हटवाया। मैं डीमन से डरती रही, इसलिए नाइट ब्लड हाउंड को अकेले लड़ने दिया। अब समझ आया मैं कितनी बेकार थी। और फिर फ्लैशबैक में एक वुडन फेंस पर विकोर और डोलोरेस बैठे थे। डोलोरेस ने पूछा था, गॉड ने मुझे क्यों चुना? मेरे पास तो कोई डिवाइन पावर भी नहीं थी। और भी लोग थे जो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। विकोर कुछ देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, शायद क्योंकि तुम दुखी हो और पश्चाताप करती हो, क्योंकि ये दुनिया ऐसी रोशनी चाहती है जो सबसे अंधेरे और नफरत से भरे कोने में भी चमक सके। डोलोरेस कुछ कह नहीं पाई थी, बस चुपचाप उसे देखती रही थी। वापस वर्तमान में उसने हाथ जोड़ ली और डिवाइन पावर पूरे शरीर से निकलने लगी। अब मैं उसे अकेले नहीं लड़ने दूंगी। गोल्डन ऑरा उसकी बॉडी से फूट रही थी। हर दिशा में फैलती डिवाइन एनर्जी एक ऐलान थी। सेंटेस अब जाग चुकी थी, जो डिस्पेयर से पैदा हुई थी लेकिन लाइट बन चुकी थी। अब डोलोरेस ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेगी। उसके भीतर की डिवाइन पावर अब बिना किसी रुकावट के बाहर निकल रही थी। डंटेलियन की आंखें चौड़ी हो गई, चेहरा डर से सूख गया। उसने अपने हाथ चेहरे के सामने रख ली। नहीं, ये डिवाइन पावर इस तरह इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वो चिल्लाया, अगर तुमने ये किया तो जो इंसान यहाँ बचे हैं वो तो बच सकते हैं, लेकिन जिनकी आत्माएं डिवाइन फोर्स से निकाली जाएंगी वो मिट जाएंगी। उसने अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़ ली और प्रार्थना करने लगी। झूठ बोल रहा है ये डीमन, मुझे अब बहकना नहीं है। उसकी डिवाइन पावर धीरे धीरे विक्टिम्स की आत्माओं को नष्ट करने लगी। उसने दांत भींच ली, लेकिन प्रार्थना करती रही, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। लेकिन जैसे ही वो हार मानने को थी, एक गर्म मासूम हाथ उसके हाथ पर आकर टिका। उसने चौंक कर आंखें खोली और जो देखा उसने उसे झकझोर कर रख दिया। एक बच्चा, अनाथालय का बच्चा जिसे डीमन ने खा लिया था, अब उसके सामने खड़ा था। उसने उसकी आंखों में देखा और बस एक नजर में कहा, मत हारो। फिर एक एक करके और भी बच्चे आने लगे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, शांति थी और शुक्रिया था। डोलोरेस की आंखों से आंसू बहने लगे। माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। लेकिन बच्चों ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा और उसने आंखें बंद करके फिर से प्रार्थना शुरू कर दी। अब वो सिर्फ डिवाइन पावर नहीं निकाल रही थी, अब वो आत्माओं को मुक्त कर रही थी। सिर्फ कुछ सेकंड्स में उसकी शक्ति पूरे स्थान में फैल गई और सभी ट्रैप्ड सोल्स एक एक कर फ्री हो गई। डंटेलियन बस देखता रह गया, ये कैसे? दूसरी तरफ उसी टनल में कहीं और कुछ लोग अब भी बैठे थे। उनमें से एक थी एक सुनहरे बालों वाली लड़की। उसकी आंखें जमीन पर गड़ी थी, खाली, खोई हुई। तभी विकोर वहां पहुंचा। उसने पैरी के पीछे बैठते हुए धीरे से हाथ जमीन पर टिकाया, एक लंबी सांस ली और फुसफुसाया, फाइनली मैं तुम्हें ढूंढ पाया। लेकिन उसके शरीर पर अब भी विक्टिम्स की नेगेटिविटी का असर था। उसकी रूह धीरे धीरे टूट रही थी। पेरी, वो बोलने लगा, मैंने पूरे रास्ते सोचा कि मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूँ। उसका चेहरा टूटने लगा, आंखें डर और पछतावे से भर गई। मैंने कसम खाई थी कि अपनी जिंदगी डीमन हंटिंग में लगा दूंगा, और जब ऑर्फनेज गया तो सिर्फ शिकार के लिए गया था। तब नहीं समझा था कि उस जगह के पीछे भी एक दुनिया थी। पर पेरी, जब तुमने उस पेड़ के नीचे मुझे देखकर मुस्कुराया था, तभी पहली बार लगा कि मेरी रिवेंज में कोई मतलब है। तुम जैसी छोटी छोटी खुशियां फ्यूचर की सीड्स हैं। तुम्हारी स्माइल मेरी लड़ाई का असली मकसद बन गई। डोलोरेस की डिवाइन पावर अब पूरे टनल में फैलने लगी थी। विकोर ने पेरी की तरफ देखा। थैंक्स पेरी, तुमने मेरी जर्नी को मायने दी। उसने सिर झुका
लिया, माफ करना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और तभी एक नर्म सी आवाज कानों में गूंजी, विकोर। उसने फौरन सिर उठाया। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई क्योंकि पेरी बोल रही थी। उसकी आंखें अब चमक रही थी। उसका शरीर डोलोरेस की डिवाइन पावर से रोशन हो चुका था और उसी डिवाइन पावर ने इस दुनिया की बाकी आत्माओं को भी आजाद करना शुरू कर दिया था। विकोर ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके कदम थम गए। पेरी रो रही थी, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और आसपास खड़े बच्चे मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। पेरी और भी जोर से रोने लगी। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। तुम आ गए, थैंक यू, मुझे बहुत डर लग रहा था। उसकी ये टूटती हुई आवाज विकोर के दिल के जख्मों पर जैसे मरहम बन गई और तभी उसके भीतर जो झर विक्टिम्स की यादों से घुल रहा था धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब वो पूरी तरह आजाद था। विकोर को यकीन नहीं हुआ और फिर बिना एक पल गंवाए उसने पेरी को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखें बंद थीं। जिसने भी तुम्हें रुलाया है मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। पेरी की आंखों में आंसू थे पर अब उसमें डर नहीं था, सिर्फ एक शांत मुस्कान थी। धन्यवाद। और उसी वक्त डोलोरेस की डिवाइन पावर इतनी तीव्र हो चुकी थी कि ऑर्फेनेज के डोरमेट्री की खिड़कियां चमकने लगी। डीमन ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। अंधा होने से बचने के लिए उसका शरीर पीछे फेंका गया और वो बस एक तक देखने लगा। उस सेंटेस को इतनी पावर, ये और क्या सच में जाग चुकी है? डोलोरेस अब पूरी तरह खड़ी हो गई थी। उसके ठीक बगल में विकोर खड़ा था। दंटेलियन स्तब्ध रह गया। इसने पूरी मेंटल वर्ल्ड को शुद्ध कर दिया है। डोलोरेस ने फिर से हाथ जोड़े, आंखें बंद की और अपनी पावर को फिर से छोड़ना शुरू किया। अब वो पावर सिर्फ सोल्स को नहीं, पूरे स्थान को क्लेंस कर रही थी। विकर जो उसके पास खड़ा था अब अपनी हथेली की तरफ देखने लगा। उसके शरीर पर डिवाइन पावर की आभा लहरा रही थी। ये क्या? उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और तभी उसके शरीर से एक नई एनर्जी निकलने लगी। अब वो ऑरा तेज होती जा रही थी। डोलोरेस की डिवाइन पावर उसे एम्पलीफाई कर रही थी। विकर एक रैंक 6 स्वॉर्ड्समैन था पर अब उसके भीतर कुछ जाग उठा था। रैंक 7 मैं इसे छू सकता हूँ। उसने हाथ नीचे किया, गहरी सांस ली और फिर फोकस किया और पत्थर जैसी सख्त हो गई। उसने अपनी तलवार निकाली। बेल्ज़ेबub। अब वो तलवार भी ऑरा से घिरी हुई थी, मानो वो खुद भी जाग चुकी हो। डांटालियन के कदम पीछे खिसकने लगे। ये इम्पॉसिबल है, उसके पास स्वॉर्ड मास्टर की ऑरा है। विकोर ने ऑफेंसिव स्टैंस लिया। उसकी आंखें अब किसी भी पल डीमन को चीरने के लिए तैयार थी। गुस्से से कांपते हुए, दांत भींचे हुए उसने कहा, तू ये मत सोच तुझे मौत शांति से। विकोर के ठीक पीछे डोलोरेस खड़ी थी। उसने अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़ ली और तभी एक जबरदस्त गोल्डन एनर्जी उसके शरीर से निकलने लगी। उस डिवाइन पावर की वजह से विकोर का शरीर एक सोर्ड मास्टर जैसी ऑरा छोड़ने लगा। डंटेलियन की रगों में डर दौड़ गया। उसने दांत भींचे और बिना कुछ सोचे कई कदम पीछे खिसक गया। डोलोरेस अब भी शांत थी पर उसके चेहरे पर हल्की सी लालिमा थी। डोलोरेस अब अकेले नहीं थी, वो ब्लड हाउंड की भावनाओं को महसूस कर रही थी। उसने आंखें बंद की और अपने मन में एक दृश्य खींचा। एक नाइट तलवार लिए खड़ा है और एक सेंटेस प्रार्थना कर रही है। उसे याद आया चर्च का पोप कहा करता था, एक सेंटेस तभी जागती है जब वो अपने सच्चे सोलमेट से मिलती है। डोलोरेस ने हाथ और कसकर जोड़े और इस बार पूरी डिवाइन पावर विकोर को सौंप दी। सोल रेजोनेंस, एक आशीर्वाद जो जिसे छुआ उसकी ताकत को अस्थायी रूप से असीमित कर देता है। विकोर की आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, बदला। उसके सामने डेंटालियन था जिसने पेरी को, ऑर्फनेज को, सैकड़ों बच्चों को निगल लिया। विकोर अब किसी भी कीमत पर इस मॉन्स्टर को मिटा देना चाहता था। डोलोरेस अब पूरी तरह शांत थी लेकिन अंदर से वो अपने सोलमेट को ताकत देने के लिए सब कुछ छोड़ चुकी थी। वाइकर ने बेल्ज़ेबब स्वॉर्ड निकाली और उसकी आंखें अब डांटालियन पर टिकी थी। अब वह पहली बार सुप्रीम रिल्म में कदम रख चुका था। डांटालियन के चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या? ये लड़का मास्टर ऑफ द स्वॉर्ड बन गया। उसके पसीने छूटने लगे। ह्यूमंस में ये लेवल सिर्फ चुनिंदा लोग ही छू सकते हैं, वो भी बस रॉयल या महान फैमिलीज के वारिस। विकोर ने मुट्ठी भींच ली और एक बेहद ठंडी नफरत से भरी नजर के साथ डांटालियन की ओर बढ़ने लगा। डांटालियन को समझ ही नहीं आया कि वो उल्टा क्यों दिख रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी उसका सिर विकोर ने पहले ही काट दिया था। उसे समझ ही नहीं आया ये कब हुआ। विकोर अब एक के बाद एक तेज और लगातार स्लैशेस करने लगा। डांटालियन का शरीर मानो भूसे जैसा कटने लगा। पलकों में ही विकोर ने उसे चीर कर रख दिया। उसका सिर अब टेंटिकल्स के बिना जमीन से टकराया तेज दर्द के साथ और तभी विकोर ने उसका सिर जोर से कुचल दिया। अब वो डीमन अकेला था। सारे सोल्स प्यूरिफाई होकर जा चुके थे। उसके पास अब कोई छुपी हुई शक्ति नहीं थी। विकोर की आंखें अब भी जली हुई थी और डेंटालियन की आंखों में अब डर था। विकोर ने और भी जोर से उसका सिर दबाया। डेंटालियन अब पसीने में भीग चुका था, डर से कांपता हुआ कह रहा था, मैं तो बस डीमन वर्ल्ड का गेट खोलना चाहता था। ये लड़का सब कुछ बिगाड़ देगा, मैं इसे मार दूंगा चाहे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। विकोर अब आखिरी वार के लिए तैयार हो चुका था लेकिन तभी उसने कुछ देखा जो उसकी आंखों में हैरानी भर गया। डेंटालियन का चेहरा बदलने लगा। अब वहाँ कई आंखें, कई मुंह एक साथ उभरने लगे। तुमने सोचा मेरे पास अब कोई चेहरा नहीं बचा, लेकिन मेरे पास अभी भी एक बचा है। उसका सिर म्यूटेट होने लगा। अब वो मॉन्स्ट्रस साइज ले चुका था। डेंटालियन अब विकोर पर सीधा हमला करने को तैयार था। विकोर ने जैसे ही देखा उसका दिल दहल उठा। ये वो एक्सप्लोड करने वाला है और अगर एक्सप्लोजन हुआ तो ना सिर्फ वो मरेगा बल्कि ऑर्फनेज के सारे बच्चे, हर कोई राख में बदल जाएगा। विकोर ने तुरंत अपना पैर पीछे खींचा। वहीं दूसरी ओर डोलोरेस की आंखें फट गई। ये औरत तो उसके शरीर में झंझनाहट होने लगी। वो कांपने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे। एक्सप्लोजन की एनर्जी इतनी भयानक थी कि पूरा इलाका मिट्टी में मिल सकता था पर विकोर एकदम शांत खड़ा था। उसने सिर घुमाया, डोलोरेस की तरफ देखा और उसकी नजरों में था एक अटूट आत्मविश्वास। डरने की जरूरत नहीं है उसने कहा और उसके शब्दों में सिर्फ यकीन नहीं था बल्कि वो आग थी जो एक स्वॉर्ड मास्टर की सोल में जलती है। उसे याद आया जब ह्यूगो, उसके पिता, ने आसमान की बादलों तक को काट दिया था और अब विकोर के पास भी वही शक्ति थी। वहीं दूसरी तरफ डेंटालियन ने अपनी मॉन्स्ट्रस फेस उठाई और चीखते हुए कहा, भाइयों मिशन पूरा करो, मानव जाति पर डिस्ट्रक्शन का युग शुरू होने वाला है। उसका चेहरा अब डिफॉर्म हो चुका था। वो पूरी तरह एक्सप्लोड करने ही वाला था
लेकिन तभी विकोर ने तलवार उठाई और आकाश की ओर एक स्लैश छोड़ा, ऐसा स्लैश जो हवा में भी चीरा लगा दे। वाइकर की तलवार सिर के पार, छत के पार और आसमान तक जा पहुंची और तभी पूरा ऑर्फनेज हिल गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि बियांका और सिंक्लेयर की नींद उड़ गई। बियांका ने चादर हटाई। ये क्या हुआ? धमाके से एक जोरदार भूकंप जैसा झटका आया। पिकी और ट्यूडर दोनों डर के मारे उछल पड़े। सांचो अब भी आधी नींद में था, पर बाकी सब हैरान थे। दूसरी ओर डोलोरेस अब भी प्रार्थना कर रही थी, आंखें बंद, हाथ जुड़े हुए, पूरे दिल से विकोर पर विश्वास। कुछ सेकंड बीते, शांति छा गई और फिर उसने धीरे से आंखें खोली। जो नजारा उसके सामने था उसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। ये क्या? वो चुपचाप घुटनों पर गिर गई। उसके सामने विकोर एक घुटने पर बैठा था, हाथ जमीन पर। उसका वार डॉर्मेटोरी की छत को चीरता हुआ जमीन में दरार छोड़ गया था और फिर बादलों को काटता हुआ आसमान तक जा पहुंचा और ऊपर एक सुनहरा आसमान खुल चुका था, सितारों से भरा, एक डिवाइन स्काई। सिंक्लेयर ने खिड़की खोली और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आसमान कट गया है, ये पॉसिबल है? वो पूरी तरह शॉक में थी। इंडुला ऑर्फनेज का वो मिडनाइट ब्लास्ट पूरी रॉयल कैपिटल को हिला गया। लोगों ने अफवाहें उड़ाई, फिर से हमला हो गया। एक और ऑर्फनेज पर एक और टेररिस्ट अटैक, और इस बार भी नाइट ब्लड हाउंड को ही जिम्मेदार ठहराया गया। चारों ओर केओस फैल चुका था। विकोर का वार इतना खतरनाक था कि आसपास की कई इमारतें तबाह हो गई। क्राउड जमा होने लगा। बियांका भी वहीं थी, काफी हैरान। उसके पीछे खड़ी सिंक्लेयर ने शांत स्वर में कहा, डरावना है, ऐसी जगह पर हमला जहां हम थे। पिगी ने अपना बैकपैक पहना और अब डर उसे घेरने लगा। इतना सब कुछ एक ही दिन में हो गया? ट्यूडर क्राउड की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में था गुस्सा, मुट्ठी भींची और दिल में थी आग। सांचो धीरे से कहा, कल रात को एक मौका था नाइट ब्लड हाउंड को पकड़ने का। वो सोच रहा था अगर वो उस दिन उसे पकड़ लेता तो शायद उसे भी कोई हीरो मानता। तभी उसने कुछ नोटिस किया। ये अजीब है, उसने कहा। एक्सप्लोजन हुआ पर कोई मरा नहीं। पिगी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और एकदम गंभीर लहजे में बोला, सांचो जुबान संभाल के बोल। सामने डोलोरेस खड़ी है। डोलोरेस अब धीरे धीरे एक आदमी के साथ वहां से दूर जा रही थी। पिगी ने उसकी तरफ देखा। क्विल्टी, उसने धीरे से कहा। ऑर्फनेज का डायरेक्टर वो भी गायब है और साथ में उसके नाइट एस्कॉर्ट्स भी। सांचो की नजर वहीं टिक गई। वो चुपचाप देखने लगा। कुछ ही दूरी पर डोलोरेस ने रुककर अपनी कोहनी थामी और नीचे जमीन को देखने लगी जैसे वो खोसी गई। उसके बगल में खड़ा आदमी पिएट्रो, उसने ठुड्डी पर हाथ रखा और सोचना शुरू किया। क्विल्टी दोषी था, उसने सोचा। मुझे तो पहले से शक था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो एक डीमन बन चुका है। उसने सिर घुमाया। नाइट ब्लड हाउंड ने समस्या को सुलझाया। भले ही वो एक खतरा है, लेकिन उसने उस सड़े हुए हिस्से को काट फेंका जिसे बाकी सब छुपा रहे थे। अब वो दोनों मेन एंट्रेंस की ओर बढ़ रहे थे जहाँ रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी। पिएट्रो को शक था, क्या पब्लिक इस सच्चाई को मानेगी? तभी डोलोरेस रुकी, कुछ सेकंड सोचती रही और फिर पीठ घुमा ली। माफ करना पिएट्रो, उसने कहा। अब जो होने वाला है उसके लिए पिएट्रो कुछ पल तक चौंक गया। ये क्या करने जा रही है? और तभी डोलोरेस सीधा रिपोर्टर्स की ओर बढ़ने लगी। कुछ कैमरास ऑन हो चुके थे, कुछ पत्रकार रेडी थे हर शब्द लिखने के लिए। कृपया मेरी बात सुनिए, उसने सबको कहा। उसने हाथों को पेट पर रखा और धीरे धीरे उनके करीब जाने लगी। लोग अब उसे पहचान चुके थे। सेंटेंस डोलोरेस, वो कुछ कहने वाली है। डोलोरेस ने अपनी शर्ट के अंदर हाथ डाला और एक नोटबुक निकाली। उसे देखते ही उसे याद आ गया, कल रात एक्सप्लोजन से ठीक पहले विकर उसके पास आया था। उसकी आंखों में आग थी पर लहजा शांत। उसने नोटबुक पकड़ा थी और सिर्फ इतना कहा, इसमें वो सारी सच्चाई है। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इसका क्या करोगे? अब वापस वर्तमान में उसने नोटबुक खोली और सबके सामने ऊंचा करके दिखाने लगी। उसकी आंखों में अब कोई संकोच नहीं था, बस आग थी, क्रोध था और सच्चाई। इंडल्जेंस सेल्स, इस चर्च ने पापों को सोने में बेचा है। सेंडर क्विल्टी रूनिन डोलेना, रेसिपिएंट कार्डिनल हम्बर रूनर क्वाटिस। विस्काउंट बिकॉइन ने उन माता पिता को मारा जो अपनी इनहेरिटेंस दान देना चाहते थे। उनकी मौत को एक्सीडेंट दिखाया गया और पापों की क्षमा 1.5 बिलियन गोल्ड कॉइन्स में बेच दी गई। सैंचो, पिगी, ट्यूडर सब सुनते रह गए। किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। बैरन लिसो, एक मासूम लड़की को मारकर उसे सीवर में दफना दिया और उसका पाप सिर्फ 200 मिलियन गोल्ड कॉइन्स में फॉरगिवन। सरफेग, अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या कर दी, सारा निवेश हड़प लिया और उसका पाप माफ हुआ 800 मिलियन में। सिंक्लेयर और बियांका की नजरें अब बस डोलोरेस पर टिक चुकी थी। रिपोर्टर्स एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। एक ब्राउन हेयर्ड जर्नलिस्ट बोली, ये चर्च है या गोल्ड बैंक? दूसरा पत्रकार चुप था। डेमंस को इंटेलिजेंस बेच दी, अब ये लोग फॉरगिवनेस की भी कीमत लगाने लगे। रिपोर्टर्स के बीच से एक ग्रे हेयर्ड जर्नलिस्ट बोल पड़ा, ये कैसे हो सकता है? कार्डिनल हम्बर्ट और क्विल्टी, इम्पॉसिबल, वे ऐसा कभी नहीं कर सकते। और वहीं खड़ी एक महिला ने गुस्से में कहा, सेंटेंस खुद कह रही है सामने खड़े होकर। और अब डोलोरेस ने अपनी उंगली से नोटबुक में एक और नाम की ओर इशारा किया, काउंट पेजेल। टैक्स इवेजन, 100 अरब सोने के सिक्के, पर डोनेशन दी सिर्फ 300 मिलियन और सारे पाप माफ। भीड़ में खामोशी छा गई। अब डोलोरेस की आवाज में एक कंपन नहीं, आग थी। अब मैं डरकर नहीं रुकने वाली, न अपने पिता से, न इस करप्ट एम्पायर से। मैं अपनी खुद की नजर में गिरना नहीं चाहती। मैं डोलोरेस लून को वदिस ये मानती हूँ कि पाप वो चीज है जिसे न खरीदा जा सकता है और न बेचा जा सकता है। जो ऐसा करता है वो खुद ईश्वर का अपमान करता है और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसके शब्द अब हवा में गूंज रहे थे, सच की तरह, कड़वे लेकिन जरूरी। उसी वक्त थोड़ी दूरी पर एक पुरानी खामोश सी जगह जहाँ बच्चे खेला करते थे, विको बैठा था सीमेंट के उस स्लैब पर जहाँ पहले वो और पैरी बैठते थे। उसने अपने हाथ पीछे टिकाए और आसमान की तरफ देखने लगा। धूप एक पेड़ की टहनियों से छन रही थी, उसी पेड़ से जिसके नीचे वो दोनों अक्सर बैठते थे। पैरी की यादें हर किरण में उतर रही थी। विकोर की आंखें शांत थीं। सेंटेंस, उसने सोचा। इतनी बार सब कुछ दोहराने के बाद भी उसकी सोच नहीं बदली। आज भी वो उतनी ही सच्ची, उतनी ही निडर। उसने पेड़ की ओर देखा। धूप से ढकी हुई शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थी। अब एलिट कोर में से सिर्फ 8 बचे थे। विकोर की आंखें उदासी से भर आई। हवा चली, पत्ते सरसराए। उसने अपना हाथ वहां रखा जहाँ पैरी बैठा करती थी। फिर वह धीरे से उठा। एक दिन इस रास्ते के अंत में मैं एक ऐसा भविष्य बनाऊंगा जहाँ पैरी जैसी बच्चियां मुस्कुरा सके, बिना डर
करके बिना छिपे हुए उस पेड़ के नीचे जमीन में एक क्रॉस खड़ा था। उसके चारों तरफ फूल रखे थे, उस पर एक नाम लटका हुआ था, पेरी। वो उसकी कब्र थी। कई घंटे बीत चुके थे। एकेडमी की एक सुनसान ऊंची मंजिल पर प्रोफेसर वेंसी मॉर का रिसर्च ऑफिस था। डोलोरेस तेज कदमों से वहां पहुंची। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ था। उसने दोनों हाथ जोर से टेबल पर रखे और प्रोफेसर की आंखों में सीधा देखती हुई बोली, आपने मेरा आर्टिकल क्यों नहीं छापा? मैंने जो लिखा था वो सच्चाई थी। आपने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि नाइट ब्लड हाउंड को आतंकवादी बना दिया। प्रोफेसर वेंसी, जो अब तक चुपचाप हाथ बांधे बैठे थे, धीरे से उसकी ओर देखने लगे। तुम ये सवाल पूछ रही हो क्योंकि शायद तुम्हें असली सच्चाई नहीं पता। उनकी आवाज काम थी, लेकिन नजरें धारदार। तुम्हारा आर्टिकल कुछ लोगों को बहुत ऑफेंसिव लगा और एकेडमी हमेशा पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करती है। डोलोरेस का चेहरा सख्त हो गया। गुस्से की आग उसकी आंखों में थी, लेकिन उसने खुद को रोका। प्रोफेसर ने ड्रॉर खोला, एक पेपर बाहर निकाला और धीरे से उसे उसकी ओर सरका दिया। उस पेपर में हेडलाइन थी, नाइट ब्लड हाउंड, द शेडो ऑफ टेररिज्म इन क्वो वाडिस फैमिली। डोलोरेस ने ठंडी लेकिन फर्म आवाज में कहा, मैंने तो सिर्फ फैक्ट्स लिखे थे। प्रोफेसर ने आंखें बंद कर ली, सिर घुमाया और गहरी सांस ली। तुम्हारे पिता कार्डिनल हम्बर्ट ने इन फैक्ट्स को साफ इनकार किया है और जिन लोगों के नाम इंडल्जेंस लिस्ट में थे उन्होंने भी सब कुछ झूठा बताया। अब डोलोरेस की आंखों में वो फैमिलियर सैडनेस लौट आई। उसने नीचे देखा और सॉफ्टली बोली, सारा सच उस बुक ऑफ इंडल्जेंसेस में लिखा है। प्रोफेसर ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन उस बुक की ओरिजिन ही अनक्लियर है। अब डोलोरेस का दिमाग सवालों से भरने लगा। ये सब आप क्यों कह रहे हैं? क्या आप को वादिस का साथ दे रहे हैं? क्या कोई आपको दबाव दे रहा है? प्रोफेसर का चेहरा अचानक अलर्ट हो गया। उसने कुर्सी पीछे खिसकाई और खड़ा हो गया। अब वो डोलोरेस की आंखों में सीधा देख रहा था। अब तुम्हें झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। सच ये है कि मुझे आदेश मिला था नाइट ब्लड हाउंड को टेररिस्ट साबित करने के लिए। तुम्हारी वजह से अब डीन भी परेशान है। डोलोरेस की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसका हाथ कांपते हुए अपने बाजू पर गया। नर्वसनेस में वो हल्के हल्के अपनी स्किन छू रही थी। डीन? क्या कार्डिनल हम्बर्ट इतना ताकतवर है कि डीन भी झुक जाए? प्रोफेसर ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी नाक छुई। अगर सिर्फ कार्डिनल हम्बर्ट होता तो डीन उसकी कभी नहीं सुनता। डोलोरेस का चेहरा शॉक में बदल गया। अब उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने किसी का चेहरा अपने मन में इमेजिन किया, एक शांत बुजुर्ग चेहरा, एक मुस्कान जो पहले कंफर्टिंग लगती थी अब छल की तरह लग रही थी। पोप कोवाडिस में कार्डिनल से ऊपर सिर्फ एक ही इंसान है और वो है खुद पोप। उसने अपने सीने पर हाथ रखे और खामोशी से खड़ी रही। बाकी सब करप्ट हो सकते हैं, पर वो, क्या वो भी अंधे हो चुके हैं? या कार्डिनल उनकी आंख और कान बंद कर चुका है? प्रोफेसर ने एकदम काल्म एक्सप्रेशन के साथ उंगली उठाई। और एक बात, तुम्हारा आर्टिकल एक न्यूज़पेपर में छपने लायक नहीं है। उसे पढ़ते हुए लगा कि तुम नाइट ब्लड हाउंड की साइड ले रही हो। भूल गई वो एक आतंकवादी है। डोलोरेस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका खून खौल रहा था। नहीं, सच्चाई ये है, नाइट ब्लड हाउंड बुरा नहीं है। बुरा तो वो वाडिस फैमिली है और वो डीमन जो उनके बीच छिपा हुआ है। विकोर ने खुद बताया था, दुनिया में डीमंस अब भी जिंदा है और वो अकेला उनसे लड़ रहा है। आज प्रोफेसर से बात करने के बाद डोलोरेस को अब समझ आ गया था, विकर नाइट ब्लड हाउंड ये सब कुछ क्यों कर रहा था। वो अकेले लड़ रहा था क्योंकि बाकी दुनिया सोई हुई थी। उसने प्रोफेसर को आखिरी बार देखा, फिर दरवाजे की ओर मुड़ी। प्रोफेसर ने पीछे से धीमी आवाज में कहा, डोलोरेस, और गहराई में मत जाना। उसने दरवाजा खोला, पलट कर देखा भी नहीं और धीरे से कहा, ठीक है। लेकिन उसकी आंखों में एक और वादा छिपा था, अब वो वाइकर को अकेला नहीं छोड़ने वाली। उसी समय एकेडमी के एक हॉल में ट्यूडर अपनी थकी हुई बाहें स्ट्रेच कर रहा था। उसने आंखें बंद की और एग्जॉस्शन से कांपते हुए बोला, काफी दिन बाद क्लास में गया था, अब समझ आया क्यों लोग वॉलंटियर करना पसंद करते हैं। बगल में सांचो चल रहा था। वो ट्यूडर को घूरते हुए सोच रहा था, ये बंदा कितना अजीब है। आगे आगे चल रहा था पिगी, चेहरे पर हमेशा की तरह चीयरफुल एक्सप्रेशन। पिगी ने मुड़कर विकोर की तरफ देखा और बोला, नेक्स्ट टाइम साथ चलेंगे, प्रॉमिस। विकोर बस चुपचाप चलता रहा, ना कोई जवाब ना कोई नजर मिलाना। ट्यूडर ने उसके पास आकर कंधे पर हाथ रखा, आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, चलेगा साथ? विकोर ने उसकी आंखों में देखना तक जरूरी नहीं समझा। आवाज में एक खोया हुआ ठंडापन था। मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा, थोड़ा अकेला रहना चाहता हूँ। ट्यूडर का चेहरा बदल गया, एक अजीब सा डर और उलझन। पिगी ने अपने चेहरे की ओर उंगली से इशारा किया, तो फिर मैं चलूं साथ? सांचो का ध्यान अब पिगी की तरफ गया। ट्यूडर ने झट से पिगी का मुंह दबा दिया। अकेलापन जरूरी होता है ना पिगी? पिगी बेचारा समझ ही नहीं पाया विकोर को क्या हुआ था। विकोर ने काम और लॉस्ट एक्सप्रेशन में बस इतना कहा, थैंक यू। कुछ समय बाद विकोर अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया, चुपचाप टेबल के सामने बैठ गया, अपने हाथों से बैकपैक खोला। उस दिन के बाद पहली बार मुझे खुद को ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला। उसने बैकपैक के अंदर देखा, जो सोर्ड मास्टर की पावर उसे सेंटेस की ब्लेसिंग से मिली थी वो अब फेडेड हो चुकी थी। अब वो फिर से एक सुप्रीम ग्रेजुएट बन चुका था, लेकिन वो अनुभव, वो एक ग्लिम्स प्राइसलेस था। बैकपैक से चीजें निकालते हुए उसका हाथ उन 4 लेदरी सैक्स तक पहुंचा। डेंटलियन के गार्ड्स की मास्क, चारों सैक्स को मिलाते ही वो एक बड़ा भारी मास्क बनता था, एक कुत्ते के चेहरे जैसा डॉग फेस्ड ह्यूमन मास्क, रेलिक बॉर्न फ्रॉम द डार्क सोल। विकोर को याद आया, रिग्रेशन से पहले उसने एक किताब में इस मास्क का जिक्र पढ़ा था। जितने ज्यादा अपने ही लोगों को ये मास्क मारता है, उतनी ही इसकी शक्ति बढ़ती जाती है और इसकी रिकवरी पावर मानव सीमा के पार। वो मास्क उठाकर उसे गौर से देखने लगा। साइड इफेक्ट्स तो होंगे, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा। बिना एक सेकंड गंवाए उसने वो मास्क पहन लिया। अगले ही पल उसकी आंखों में एक अजीब सी ब्लड लस्ट चमकी। वो शांत विकोर गायब हो चुका था। उसकी रेजिस्टेंस, उसकी ऑरा जो डेंटालियन की फाइट में खत्म हो गई थी, सब वापस लौट आई थी, स्वॉम्प सलामैंडर्स की तरह लिम्ब रिजनरेशन ने। ये मास्क तो फटीग और स्टैमिना तक बहाल कर रहा था। विकोर की आंखें खुली और उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी अंधेरी अजीब सी जगह में है।
वो अलर्ट हो गया। उसकी निगाहें एक कोने पर टिकी थी। कुछ तो गड़बड़ है, उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। सामने रखी टेबल अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी लग रही थी। फिर उसकी नजर अपने बैग पर गई। मेरी नजरें इतनी नीचे क्यों हैं और ये दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट क्यों लग रही है? और तभी सच्चाई सामने आई। विकॉर अब इंसान नहीं था, वो अब एक छोटा प्यारा कुत्ता बन चुका था। उसके कपड़े अब बड़े हो चुके थे, आंखों में कंफ्यूजन और पैनिक। ये मास्क के साइड इफेक्ट है। वो कुर्सी से कूद पड़ा और पैनिक में चारों तरफ दौड़ने लगा। अगर मेरा शरीर वापस ना आया तो बहुत बड़ी मुसीबत होगी। उसने तुरंत कोशिश शुरू कर दी मास्क को उतारने के लिए। थोड़ी देर बाद उसकी कोशिश काम करने लगी। मास्क धीरे धीरे उसकी स्किन से अलग होने लगा। वो जमीन की ओर देखता रहा, कंफ्यूज्ड और हैरान। कुछ सेकंड में मास्क पूरी तरह उतर गया। विकॉर फिर से अपने असली रूप में लौट आया। उसने अपनी हथेली की ओर देखा। तो अगर मैं खुद हटाना चाहूँ मास्क उतर सकता है। ये कोई कर्स नहीं था बल्कि एक सब एबिलिटी थी। मास्क जमीन पर गिरा था और विकॉर की निगाहें उस पर जमी थी। अगर मैं इस मास्क से कभी भी एक जानवर में बदल सकता हूँ तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज है। एकेडमी में जानवरों को रखने पर कोई बैन नहीं था। इसका मतलब मैं यहाँ इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी विकॉर ने एक अजीब एनर्जी महसूस की। उसकी नजर टेबल पर खुले बैकपैक की ओर गई। ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? क्यूरियस होकर उसने बैकपैक के अंदर हाथ डाला और बाहर निकाला एक अंडा जो हिल रहा था। उसने उसे ध्यान से देखा। ये मैडम का अंडा है। उसने सीने पर हाथ रखा। उसे याद आया जब पैरी खेलते खेलते इस अंडे को पानी में गिरा बैठा था। मैडम 8 पैरों वाली वो हाई लेवल मॉन्स्टर जिससे लड़ते हुए मेरी जान कई बार जाते जाते बची थी। हेल के एंशिएंट डीमंस तक जिससे डरते थे, उसका बच्चा अब जन्म लेने वाला था। अब इसकी गहराइयों में ऐसे मॉन्स्टर्स को एक परमानेंट जगह मिलती थी और अब उसी नस्ल का एक बच्चा विकर के सामने जन्म लेने जा रहा था। कुछ सेकंड बाद अंडा फूट गया और बाहर आई एक छोटी प्यारी सी मकड़ी, कॉटन बॉल जैसी सॉफ्ट दिखने वाली, बिल्कुल अपनी माँ के उलट। उसकी आंखें मासूम थी। वो वाइकर को देख रही थी। विकर स्तब्ध था। ये मैडम की संतान है। अचानक वो मकड़ी रोने लगी। वाइकर चौंका, ये रो रही है। लेकिन तभी उसे याद आया जब अंडा डीप फॉरेस्ट में था तो वहाँ वुल्फ्स रहते थे। उसने उनसे रोना सीख लिया होगा। मकड़ी की आंखों में सैडनेस थी। वो कमजोर हो रही थी। विकर तुरंत समझ गया ये भूखी है। उसने बैकपैक में से कुछ मांस निकाला, उसे छोटे टुकड़ों में काट कर टेबल पर रख दिया। मकड़ी उछल कर टेबल पर चढ़ी, अपना छोटा सा शरीर हिलाने लगी। विकर उसे गौर से देखने लगा। क्या ये मांस नहीं खा रही? वो फिर से विकर के हाथ पर चढ़ गई और भूख से चक्कर खाने लगी। विकर ने शांत होकर फैसला लिया, इस एस रैंक मॉन्स्टर को मैं खुद पालूंगा, लेकिन अभी इसे सही खाना देना जरूरी है। उसने मकड़ी को कपड़ों में छिपाया, कमरे से निकला और हॉलवे में चलने लगा। लेकिन तभी एक कोने से आती एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। हे, एक कॉमनर को एकेडमी के वाटर्स गंदे करने की इजाजत किसने दी? विकर हॉलवे की दीवार के पीछे छुपा खड़ा था। उसने धीरे से झांक कर देखा। सामने कुछ लड़के खड़े थे। उनकी प्रेजेंस में एक अजीब सी दबाव था और उनके सामने खड़ा था बेचारा पिगी, एक लड़का पोनीटेल वाला। पिगी का कंधा पकड़कर मुस्कुरा रहा था। पिगी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसकी सांसें तेज थी। और दूसरी तरफ एक और लड़का बैंगनी बालों वाला चुपचाप उसे घूर रहा था। वो था ग्रेनोला डे लेवियाथन, लेवियाथन ऑफ द फायर कोर्ट से, एम्पायर की 7 सबसे ताकतवर फैमिलीज में से एक जहरीला, घमंडी और खतरनाक लड़का। वाइकर ने सुन रखा था वो फायर कोर्ट का फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है और सबसे ज्यादा एरोगेंट इंसान भी। पिगी ने धीरे से अपना गला छुआ और जबरन हंसी लाकर पीछे मुड़ गया। माफ कीजिए, मैं बस वॉशरूम गया था, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो धीरे धीरे वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी ग्रेनोला और उसका दोस्त सामने आ गए। पिगी की चाल रुक गई। पोनीटेल्ड लड़के ने ग्रेनोला को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और एरोगेंस से बोला, तू जा कहाँ रहा है? कॉमनर। ग्रेनोला पिगी की ओर बढ़ा और उसे घूरने लगा जैसे कोई कीड़ा देख रहा। तू जैसा मामूली इंसान भी सोचता है कि तुझ में कुछ खास है। तुझ जैसे लोगों के साथ इस एकेडमी में होना हमारे लिए एक इंसल्ट है। पिगी की नजरें जमीन पर झुक गई। ग्रेनोला की आंखों में घृणा थी। तेरी मौजूदगी इस जगह के लिए इंसल्ट है। तू यहाँ से चला क्यों नहीं जाता? तेरे जैसे दोस्त कैसे होंगे सोचकर ही घिन आती है। और यही पिगी की आंखों में गुस्सा भर आया। उसने ग्रेनोला की कॉलर पकड़ ली और आंखें सीधी उसकी आंखों में डाल दी। मेरे बारे में जो कहना है क्या? लेकिन मेरे दोस्तों का अपमान किया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ग्रेनोला हैरान था। एक कॉमनर ने उसे छूने की हिम्मत की थी। उसके चेहरे की नसें उभर आई। तू सोचता है ये सब करके बच जाएगा? उसने पिगी को जोर से पीछे धक्का दिया, फिर अपने दोस्त को देखा और बोला, इसको कुचल डालो। पिगी ने आंखें बंद कर ली, तैयार था उस दर्दनाक वार के लिए। लेकिन कुछ सेकंड बीते और वार नहीं आया। पिगी ने धीरे धीरे आंखें खोली। ट्यूडर वहां खड़ा था। उसने ग्रेनोला के दोस्त का वार ब्लॉक कर दिया था। पिगी को देखकर वो बोला, तू ठीक है ना? और तभी ग्रेनोला के दूसरे दोस्त के सिर पर किसी ने हाथ रखा। वो डर से कांप गया। वो था सांचो। उसकी आंखों में रेज था। अगर तुम ताकत आजमाना चाहते हो तो गलत इंसान चुन लिया है। ग्रेनोला का दोस्त दर्द में चिल्ला उठा। पिगी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। ट्यूडर और सांचो उसके लिए लड़ रहे थे। पिगी नीचे गिर पड़ा और तभी विकोर उसके पीछे आया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। पिगी उसकी ओर पलटा। विकोर तुम भी? वो बोल नहीं पाया। आश्चर्य में बस देखता रह गया। ट्यूडोर, सांचो और विकोर तीनों अब पिगी के साथ खड़े थे। ग्रेनोला की आंखें गुस्से से जल उठी। ट्यूडोर को अब समझ आया कि पिगी इतनी देर क्यों लगा रहा था। सांचो ने ग्रेनोला को घूरा। पिगी अंदर से चौंक रहा था। ये लोग सच में मेरे दोस्त हैं। ट्यूडर की आंखें गुस्से से लाल थी। ग्रेनोला तूने मेरे दोस्त को छुआ? सांचो ने अपनी उंगलियां चटकाई। उसकी आंखों में गहराई थी। वो लड़ाई के लिए तैयार था। और दूसरी तरफ विकोर बिल्कुल शांत, बिना किसी भावना के, लेकिन खतरनाक रूप में। ट्यूडर की मुट्ठियां भींची हुई थी। वो जमीन की तरफ देख रहा था, खामोश लेकिन अंदर से जलता हुआ। सांचो चुपचाप खड़ा था, बाहें सीने पर क्रॉस किए हुए। पिगी और विकोर भी शांत थे, लेकिन इस खामोशी में भी एक अजीब सा डर तैर रहा था। ग्रेनोला ने सबको घूरा, एक ऐसी घमंडी मुस्कान के साथ जैसे सबकी औकात नाप रहा। कहते हैं इंसान की औकात उसके दोस्तों से पता चलती है और तुझे देखकर समझ आता है
ट्यूडर तेरा लेवल क्या है? ट्यूडर की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। उसने सीधे ग्रेनोला की आंखों में देखा। तू भूल गया क्या? मैंने ही तुझे सिखाया था। इस एकेडमी में नोबल्स और प्लेबियंस में कोई फर्क नहीं है। ग्रेनोला ने अपने हाथ को बगल में फैलाया, चेहरे पर तिरस्कार। तू वही है ना जो उस नाइट ब्लड हाउंड इवेंट में मौजूद था और कुछ भी नहीं कर पाया था। सांचो ने चौंक कर ट्यूडर की ओर देखा। ये जानता कैसे है ये सब? ट्यूडर का चेहरा गुस्से से हैरानी में बदल गया, लेकिन उसने शांत लहजे में कहा, मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उस वक्त मैं सो रहा था। ग्रेनोला के दोस्तों की आंखों में क्रोध उभर आया। उन्होंने चुपचाप मास्क पहन ली। ग्रेनोला ने अपनी छाती पर हाथ रखा और उसका शरीर एक अजीब हरे रंग के जहरीले गैस छोड़ने लगा। उसकी आंखें ट्यूडर पर जमी थी। हारने वाले हमेशा बहाने बनाते हैं। मैं वहां होता तो उस नाइट ब्लड हाउंड को चुटकी में पकड़ लेता। गैस पूरे हॉलवे में फैलने लगी। पिगी की सांसें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है। ट्यूडर ने ग्रेनोला की ओर देखा और तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने अपनी बाह से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में डर था और सवाल भी। क्या तू एकेडमी के अंदर अपनी एबिलिटीज दिखाने की प्लानिंग कर रहा है? पीछे वाइकर चुपचाप गैस को ऑब्जर्व कर रहा था और फिर अचानक उसके चेहरे पर समझदारी की रेखा दौड़ गई। ये पैरालाइजिंग पॉइजन है। और तभी वाइकर की जैकेट के अंदर से निकली वो छोटी सी मकड़ी। उसकी नजरें पूरी तरह से उस जहरीली गैस पर टिक गई। वाइकर ने उसके स्पर्श को महसूस किया और कंफ्यूजन में पड़ गया। ये क्या करने वाली है? पल भर में पूरे हॉलवे में गैस भर चुकी थी। ग्रेनोला ने अपना मुंह ढका और आंखों में तेजी भरकर कहा, मैं तो बस खेल रहा था। तुम सबको बस लेवल का फर्क महसूस करवा रहा था। उसके पीछे खड़े मास्क्ड लड़के अब पूरी तरह रेडी थे। वो हमला करने ही वाले थे। पिगी दोनों हाथों से अपना मुंह ढक चुका था। सांचो अपनी नाक दबाए ग्रेनोला को घूर रहा था। ट्यूडर की आंखों में चिंता थी। ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और तभी छोटी मकड़ी ने अपना मुंह खोला। वो भूखी थी और उसका खाना था जहर। उसने पूरे हॉल में फैले हुए जहरीले धुएं को निकलना शुरू कर दिया। विकर की आंखें हैरानी से फैल गई। ये मैडम की ऑफस्प्रिंग है और ये इतनी तेजी से जहर खा रही है ताकि बाकी लोग उसे न देख लें। विकर ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसी पल उसे एहसास हुआ ये मकड़ी का मेन फूड ही जहर है। ट्यूडर धीरे से आंखें खोली और जो देखा उसने उसके होश उड़ा दी। पूरी गैस गायब। कमरा फिर से वैसा ही लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सांचो, ट्यूडर, पिगी तीनों हैरान थे। ये अभी क्या हुआ? ग्रेनोला चाहे जितना भी घमंडी हो, उसमें थोड़ी सी अक्ल अभी भी बाकी थी। उसके साथ खड़े मास्क लड़के गैस के गायब होते ही सन्न रह गए। ये कहाँ चला गया सारा जहर? ग्रेनोला की आंखें हैरानी से फैल गई। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। उसे खुद समझ नहीं आया ये हुआ क्या। तभी विकर ने वो छोटी सी मकड़ी फिर से अपनी जैकेट में छुपा दी और मकड़ी आराम से डकार लेने लगी। विकर ने तेजी से नजरें फेर ली ताकि कोई कुछ समझ न सके, लेकिन ग्रेनोला की नजरें उसी पर टिकी थी। उसे लगा जैसे पूरी गैस वाइकर के अंदर समा गई हो। क्या मैंने कुछ गलत देखा? ग्रेनोला ने अपनी बाहें क्रॉस की, आंखें बंद की और एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। मैंने अपनी ताकत बेकार में बर्बाद कर दी इन मसल वाले बेवकूफों पर। ट्यूडर आगे बढ़ा, चेहरे पर एक शांति थी लेकिन आंखों में आग। मुझे पता है तू हमें कब से नीचा समझ रहा है। वो उसके सामने रुका, मुट्ठी भींची और आंखों में आंखें डाल दी। क्यों डर गया? क्या तू नहीं चाहता एक फेयर फाइट? ग्रेनोला अब सीरियस हो चुका था। उसकी आंखों में क्रोध लेकिन शांत सोच। ट्यूडर ने उसे याद दिलाया, मिड टर्म टीम कंपटीशन पास आ रही है और हारने वाली टीम को पूरे एकेडमी के चारों ओर बिना कपड़ों के दौड़ना पड़ेगा। ग्रेनोला ने ठंडी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। डील एक्सेप्टेड। अब देखना मजा आएगा तुम्हारी हार कैसी दिखती है। और वो हाथ हिलाते हुए पीछे मुड़ गया एरोगेंट मुस्कान के साथ। ट्यूडर वहीं खड़ा रहा, आंखों में एक ही बात, अब ये पर्सनल है। पिगी जो अब तक खुद को गुनहगार समझ रहा था ट्यूडर के पास आया, सर झुकाकर धीमी आवाज में बोला, सॉरी। ट्यूडर ने उसकी तरफ देखा और शांत लहजे में बोला, सब ठीक हो गया पिगी, अब मैं उसके घमंड को चूर चूर करूंगा। पिगी की आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत कमजोर हूँ, पता नहीं कुछ कर पाऊंगा या नहीं। ट्यूडर मुस्कुराया। उसने पिगी के कंधे पर हाथ रखा। तू समझदार है पिगी, तेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कमाल की हैं और वही असली ताकत होती है। अब सभी हॉलवे में साथ चलने लगे। ट्यूडर ने हंसते हुए हाथ बढ़ाया। मिड टर्म में हम एक टीम बनाएंगे, सैंचो और मैं वैनगार्ड, पिगी मिडिल कमांडर और विकॉर रियर गार्ड। ये मैच तो हमारा होगा। पिगी की आंखों में चमक आ गई, चेहरे पर पहली बार पूरी मुस्कान। सांचो ने पिगी को देखा और उसके मुस्कुराते चेहरे को देख खुद भी हल्के से मुस्कुराया। लेकिन दूसरी तरफ विकॉर अब तक चुप था। उसे हारना मंजूर नहीं था, लेकिन ग्रेनोला से जीतने के लिए वो किसी भी टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। पिगी जोश में था, विकॉर लेट्स गो। लेकिन विकॉर ने हाथ उठाया, चेहरा ठंडा। मैं पहले से किसी और के साथ टीम बना चुका। ट्यूडर का चेहरा फ्रीज हो गया। क्या? पिगी घबरा गया। तू उससे इनकार नहीं कर सकता क्या? विकॉर ने छत की तरफ इशारा किया। एक वादा किया है, वो निभाना जरूरी है। पिगी हक्का बक्का था। सांचो और बाकी सब गुस्से में। अब सिचुएशन देख, अगर हम हार गए तो पूरे एकेडमी में बिना कपड़ों के। विकॉर की आंखों में कोई भावना नहीं थी, चेहरा शांत और निगाहें कहीं और। कुछ भी नहीं कहा, ना हाँ ना ना, बस खामोशी। और फिर एक हफ्ता बीत गया। उस दिन मौसम लाजवाब था। नीला आसमान, तेज धूप और एकेडमी का हर कोना उत्साह से भरा हुआ। सभी स्टूडेंट्स स्टेडियम की तरफ भागते चले जा रहे थे, हर चेहरा उत्साहित बेसब्र। आज शुरू हो रहा था कोलोसो एकेडमी का मिड टर्म एग्जाम। तभी स्टेडियम के उस भारी दरवाजे से कुछ फिगर्स बाहर निकली। ये थी डोलोरेस की टीम। एक लड़का हाथ में भारी शील्ड लिए हुए, एक लड़की जादुई स्टाफ लेकर खड़ी और तीसरा लड़का कमर से क्रॉसबो टांगे हुए। सभी स्टूडेंट्स चीखने लगे, डोलोरेस कैपिटल की शान। डोलोरेस ने जैसे ही मैदान में कदम रखा, उसके चारों तरफ एक नीला बैरियर एक्टिवेट हो गया। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बस गंभीरता और फोकस। कोलोसो एकेडमी की पार्शियल एग्जाम्स पब्लिक के लिए ओपन थे। इस परीक्षा में 3 चरण थे। टीम डिफेंस टेस्ट ताकत और कोऑर्डिनेशन को परखता है। इंडिविजुअल ऑफेंस टेस्ट पर्सनल स्ट्रेंथ की असली परीक्षा। रिटन टेस्ट जिसमें हर साल स्टूडेंट्स बुरी तरह फेल होते हैं। आज का डिफेंस टेस्ट स्टेडियम के अंदर एक होलोग्राफिक डंजन में होने वाला था, जहां होलोग्राफिक मैजिक से तैयार क्ले गोलेम मॉन्स्टर्स से लड़ना था। जैसे ही मैजिक एक्टिवेट हुआ, जमीन फट गई और उसमें से निकली क्ले से बनी हुई भयानक जायंट एंड्स। शील्ड वाला लड़का सबसे आगे खड़ा हुआ, वो था टीम का टैंक। डोलोरेस ने अपनी आंखें बंद की, हाथ फैलाए और जादू
जादू बुनने लगी। क्रॉसबो वाला लड़का नीचे बैठकर निशाना साध रहा था और मैजिक स्टाफ वाली लड़की हवा में एक भयानक फायरबॉल समन कर चुकी थी। हर स्टूडेंट को एक मैजिक शील्ड दिया गया था। अगर मॉन्स्टर के अटैक उन्हें हिट करते तो डैमेज की गिनती दूर एक पैनल पर दिखती। हर टीम को मॉन्स्टर्स की लहरों से बचना था और उनकी परफॉर्मेंस जज्ड होती थी कंट्रीब्यूशन बस टाइम से। टेस्ट शुरू हुआ और डोलोरेस ने अपने पीछे एक विशाल मैजिक सर्कल समन किया। हर बार जब कोई हिट होता उसके एचपी कम होते जाते। 3 राउंड थे, हर एक 20 मिनट का। अगर कोई टीम 60 मिनट टिक गई तो उसे मिलती थी परफेक्ट स्कोर। पूरी ऑडियंस चीखने लगी, डोलोरेस जैसे हर बार इस बार भी टॉप करेगी। और वही हुआ। 3 साल के स्टूडेंट्स में सबसे बेस्ट स्कोर हासिल किया था प्रेसिडेंट डोलोरेस की टीम ने। वो 58 मिनट तक टिके रहे, बस 2 मिनट दूर थे परफेक्शन से। सभी टीम मेंबर जमीन पर बैठे हाँफ रहे थे। बस डोलोरेस अब भी खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा थका हुआ था और सांसें तेज चल रही थी। दूसरी तरफ पिगी एक कॉर्नर में बैठा नोटबुक में कुछ लिख रहा था। चेहरे पर एक ही भाव, हैरानी। 4th ईयर स्टूडेंट्स तो टेस्ट दे ही नहीं रहे। पिगी के लिए तो डोलोरेस की टीम मिड टर्म की सबसे बेस्ट टीम थी। उसी के पीछे खड़े थे सांचो, जिसका कुल्हाड़ी पीठ पर टंगी थी, और ट्यूडर जिसके हाथ में थी भयंकर सी स्पीयर। पिगी ने नोटबुक में लिखा, 3रे राउंड तक टिकते हैं, 2रे राउंड तक। हम पहले ईयर्स अगर 20 मिनट भी टिक गए तो टॉप लिस्ट में आ जाएंगे। ट्यूडर मुस्कुराया, 20 मिनट काफी नहीं है पिगी। अगर हमें ग्रेनोला का घमंड तोड़ना है तो हमें कम से कम 2nd राउंड के आधे तक जाना होगा। सांचो ने भी मजा लेना शुरू कर दिया। चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। लेकिन तभी एक कॉन्फिडेंट आवाज गूंजी, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सभी ने मुड़कर देखा। वो थी बियांका, हाथ कमर पर, बो कंधे से लटक रहा था और चाल में था अजीब सा एंटन वाला कॉन्फिडेंस। वो आगे बढ़े, बालों को हाथ से पीछे किया और बोली, ट्यूडर देख लेना, अपना काम ठीक से करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी मॉन्स्टर मेरी तरफ ध्यान ही ना दे। चेहरे पर कॉन्फिडेंट मुस्कान, मैं सारे मॉन्स्टर्स को खुद हंट करने वाली हूँ। ट्यूडर की आंखों में एक अनकही बेचैनी थी। बियांका पर भरोसा करे या नहीं वो समझ नहीं पा रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर बोला, टीम वर्क का मतलब ये नहीं कि तुम कोई प्रिंसेस हो और हम 3 तुम्हारे नौकर। एक पल ठहर कर, अगर हार गए तो मुझे कपड़े उतारने पड़ेंगे, तो जरा सीरियस हो जाओ। बियांका हंस पड़ी, तुम्हें नंगा देखने का तो मेरा भी कोई इरादा नहीं, मेरी आंखें ही सड़ जाएंगी। लेकिन फिर चेहरा गंभीर हुआ और बोली, बस तुम अपना काम ठीक से करना। सांचो अब भी शांत था, चेहरे पर सीरियसनेस, लेकिन एक टुकड़ा भी घबराहट नहीं। धीरे से बोला, मैदान पर लड़ाई होने वाली है, दुश्मन के सामने कोई नखरे काम नहीं आते। ट्यूडर और बियांका अब एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े थे। पिगी ने सब कुछ नोटिस किया। उसकी आंखों में कंफ्यूजन भरने लगा, कुछ तो गड़बड़ है, ये दोनों आपस में ठीक नहीं है। लेकिन फिर उसकी नजर ऊपर उठी, आसमान की तरफ। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, वाइकोर कहाँ है? स्टेडियम के एक और हिस्से में खड़ा था वो लड़का जिसे अब तक सबने इग्नोर किया था। वाइकोर, चेहरा सीरियस, बिल्कुल इमोशनलेस। धीरे से बोला, मुझे भीड़ की नजर में आना पसंद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि लोग नोटिस करने लगे हैं। अब इससे ज्यादा अटेंशन मिली तो दिक्कत हो जाएगी। फिर एक गहरी सांस लेकर अपने टीममेट से कहा, अब तुम लोग पागलपन दिखाओ ताकि मुझे कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। उसके सामने खड़े थे 3 ब्लॉन्ड लड़के, ट्रिपलेट्स, हाई ब्रो, मिडिल ब्रो और लो ब्रो। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट था। मास्टर ने हमें पहला मिशन दिया है, हमें उन्हें किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना है। तीनों ब्लश कर रहे थे जैसे किसी भगवान के दर्शन हो गए हो उनके लिए। विकोर सिर्फ एक टीममेट नहीं था, वो उनके लिए एक मास्टर था। दूसरी ओर ट्यूडर, सांचो और पिगी अब तक बोर्ड हो चुके थे। तभी एक शख्स सफेद बूट्स पहनकर मैदान में उतरा। हर किसी की नजर उसकी ओर गई। ट्यूडर ने अपने पुराने दोस्त को छोड़ दिया और बियांका को टीम में ले आया। अशर फैमिली से अलायंस जीतने के लिए सही चाल। लेकिन वो लड़का जिसके चेहरे पर हमेशा घमंड भरी मुस्कान रहती थी, ग्रेनोला डेलेविएथन, 2nd ईयर स्टूडेंट, फुल कॉन्फिडेंस में और थोड़े अनॉयड भी। उसकी तरफ एक लड़की मुड़ी, सफेद बाल और संजीदा आंखें। धीरे से बोली, क्या तुम अपनी ये क्रीपी मुस्कान बंद कर सकते हो? ग्रेनोला का चेहरा तमतमा उठा। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं जैसे लड़के की टीम में ली गई हो, कॉमनर हो। तो वो लड़की थोड़ा चौंकी, फिर गुस्से में बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारी टीम के लोग ठीक हैं, हम सब मिलकर एक दूसरे के ग्रेड्स इंप्रूव करेंगे। ग्रेनोला हक्का पक्का रह गया। वो उसका नाम भी ठीक से नहीं ले पाई, ग्रॉन, ग्रानू, कुछ भी। ये था सबसे बड़ा इंसल्ट। उसका गुस्सा चरम पर था, लेकिन सिंक्लेयर ने बस एक हल्की मुस्कान दी। मैं यहाँ लड़ने आई हूँ, ड्रामा के लिए नहीं। लेकिन उसकी निगाहें बार बार एक ही डायरेक्शन में जा रही थी। विकोर कहाँ है? ग्रेनोला के टीममेट्स ने सिंक्लेयर को ऑब्जर्व करना शुरू किया। ये लड़की थोड़ी अजीब है, लेकिन शायद डेंजरस भी। ग्रेनोला की आंखों में एक ही भाव था, 1st ईयर का पहला नंबर सिर्फ मेरी टीम का होगा। टीम 69 ग्रानू की टीम 108 विकर की टीम 109 ट्यूडर की टीम। विकोर, बो अपने कंधे पर टांगे खड़ा था। हाई बरो, मिडिल बरो और लो बरो, तीनों के पास चमचमाती तलवारें थी। ट्यूडर की टीम अब तैयार थी। बियांका हाथ हिला रही थी ऑडियंस को। ट्यूडर ने अपनी उंगलियां चटकाई और कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ बोला, चलो अब खेल शुरू करते हैं। स्टेडियम का माहौल पागलपन की हद तक गर्म था। हर तरफ से शोर गूंज रहा था। छात्रों की चीखें, तालियां और चीयरिंग से पूरा आसमान थरथरा रहा था। जैसे ही कोई टीम मैदान में उतरती, चारों तरफ एक नीली बैरियर एक्टिवेट हो जाती ताकि वो होलोग्राफिक मॉन्स्टर्स ऑडियंस पर हमला ना कर पाए। लेकिन स्टेडियम के बाहर एक लड़का था जो भीड़ से बिल्कुल उलट था। विकर, वो चुपचाप जमीन की तरफ देख रहा था। नजरें कहीं खोई हुई। इस दुनिया में तो मैंने ये एग्जाम कभी देखा ही नहीं था। बस इतना पता था कि लड़ना होता है, पर मॉन्स्टर्स से ये नहीं सोचा था। उसके पास खड़ा था हाइबोर। उसने विकर का चेहरा गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। तुम्हें शायद इस एग्जाम के बारे में ज्यादा पता नहीं है। फिर बड़े शांत अंदाज में समझाने लगा, जैसे ही कोई स्टेडियम में एंट्री करता है
एक वर्चुअल रियलिटी मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और पूरा फील्ड एक डंजन में बदल जाता है। अंदर एक मड एंट की हॉरर जैसी आर्मी बाहर निकली और उनके साथ निकला जहरीला धुआं। स्टूडेंट्स ने अपनी नाकें ढक ली। सांस लेना मौत को न्योता देने जैसा था। रूल्स बहुत सिंपल थे, जब तक एचपी 0 नहीं होता तब तक लड़ते रहो। लेकिन वो जहर पूरी तरह डाइल्यूटेड रियल पॉइजन था। मतलब अगर तुमने मॉन्स्टर से डायरेक्ट मार भी ना खाई हो तो भी जहर से एचपी धीरे धीरे खत्म होता रहेगा। ये सुनकर विकर की खोई हुई आंखों में हलचल आई। उसने पलट कर पूछा, वो सच में पॉइजन यूज कर रहे हैं? हाय ब्रो ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अगर कोई हादसा हो जाए तो एकेडमी वाले मैजिक बंद करके खुद इंटरवीन करते हैं। विकर ने गौर से उनकी बात सुनी और फिर पूछा, तुम लोगों को ये सब कैसे पता है? मिडिल बरो मुस्कुराया, जब तुम फैमिली मैंशन में नहीं थे हमने कई बार फैमिली ट्रेनिंग सेंटर में प्रैक्टिस की थी। विकर के चेहरे पर पहली बार एक रियल मुस्कान उभरी। तो फिर ठीक है, अब ये मैदान तुम तीनों के हवाले। जितनी जोर से दौड़ सकते हो दौड़, ताकि मुझे कुछ करना ही ना पड़े। ये सुनकर ट्रिपलेट्स की आंखों में एक्साइटमेंट भर गया। मास्टर ने हमें पहला ऑर्डर दिया है, अब हमें उन्हें निराश नहीं करना। इसी दौरान ट्यूडर और उसकी टीम भी पहुंच गई। ट्यूडर ने हाथ हिलाकर वाइकर को देखा। विकर मुस्कुराया और धीरे से पलटा। पिगी ने उसे नमस्ते किया और सांचो ने अपनी बाहें मोड़ते हुए हंसना शुरू किया। लेकिन ट्यूडर का चेहरा सीरियस था। उसने अपने सिर पर हाथ फेरा। फिर विकर के पास आकर बोला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम बास्करविल ट्रिपलेट्स के साथ रहोगे। सब ठीक है ना? ये सुनते ही ट्रिपलेट्स के चेहरे पर गुस्सा छा गया। एटमॉस्फेयर में टेंशन भर गई। लेकिन विकर अब भी काम था। उसने कहा, मैंने उनके साथ जबरदस्ती ग्रुप नहीं बनाया, हम पहले से प्लान करके साथ आए थे। ट्यूडर की आंखों में शक और चिंता भर गई। क्या सच में? विकर ने उसकी आंखों में देखे बिना जवाब दिया, कुछ हफ्ते पहले वो मेरे पास आए थे, मॉन्स्टर के बारे में सीखना चाहते थे। ट्यूडर अब भी यही सोच रहा था, क्या ये ट्रिपलेट्स उसे डराकर अपने साथ लाए हैं? लेकिन विकर ने उसकी सोच काट दी। मैं ठीक हूँ। इसी बीच पिगी की नजर आसमान की तरफ गई। वर्चुअल बैरियर अचानक गायब हो चुका था। मैदान में मड एंट्स की लाशें बिखरी पड़ी थी। बीचों बीच खड़े थे 3 घायल और थके हुए स्टूडेंट्स। टीम 68 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। अब बारी थी टीम 69 की, ग्रानोला दे लेवायाथन की टीम। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंट मुस्कान फैल गई। अब दिखाते हैं कि असली ताकत किसे कहते हैं। ग्रानोला और उसके टीममेट्स चल पड़े पूरे विश्वास के साथ। जैसे ही टीम 69 मैदान में उतरी, पीछे पीछे चलती आई एक लड़की, सिंक्लेयर। उसकी आंखों में उत्साह था, जैसे वो इस पल का इंतजार सालों से कर रही हो। जैसे ही स्टेडियम का दरवाजा खुला, फियर्स मड एंट्स की भयानक चीखें गूंज उठी और उसी पल वर्चुअल मैजिक बैरियर एक्टिवेट हो गया। अब ये लड़ाई थी जानलेवा। ग्रेनोला ने बिना वक्त गवाए अपना पावर एक्टिवेट किया। उसके नीचे एक ग्लोविंग मैजिक सर्कल उभरा और उससे निकली जहरीली गैस। उसने तुरंत पलटकर सिंक्लेयर की तरफ देखा। तैयार हो? सिंक्लेयर ने आंखें बंद की, दोनों हाथ फैलाए और कॉन्सेंट्रेट करने लगी। उसके पीछे एक भारी एनर्जी सर्कल बनना शुरू हुआ। तेज रोशनी फैलने लगी और फिर उसने अपनी आंखें खोली। नजरों में था सिर्फ डिटर्मिनेशन। कुछ ही सेकंड में कई मड एंट्स उसकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन तभी सिंक्लेयर ने जमीन पर जोर से पैर मारा, एक जोरदार काउंटर अटैक, और अगले ही पल वो सारे मॉन्स्टर्स हवा में उड़ते चले गए। ऑडियंस में चीखें गूंज उठी। हर कोई उसकी पावर देखकर स्टंट था। यहाँ तक कि विकोर ने भी पहली बार सिर उठाया और उसकी तरफ देखने लगा। उसकी नजरें सिंक्लेयर पर टिक गई। सिंक्लेयर ने दोबारा एक स्पेल कास्ट करना शुरू किया, लेकिन तब तक सब समझ चुके थे यही लड़की है जो पहले नंबर पर है। इतनी स्किल होने के बावजूद वाइकोर के पुराने जीवन में डिस्ट्रक्शन एरा में उसका कोई नामो निशान नहीं था। क्यों? ये सवाल अब वाइकोर के जन में बैठ चुका था। कुछ देर बाद टीम 69 का एग्जाम खत्म हो गया। बैरियर हट चुका था। रनोला कमर पर हाथ रखे खड़ा था और उसके टीममेट्स जमीन पर गिर चुके थे। सिंक्लेयर खुद जमीन पर लेटी हुई थी, माथे से पसीना टपक रहा था। 19 मिनट और 55 सेकंड। फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा। ट्यूडर की आंखों में आग सी जल उठी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। ग्रेनोला उस कमीने ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सांचो और पिगी हैरान थे लेकिन चुप थे। तभी ट्यूडर की नजर सामने गई और आंखें चौड़ी हो गई। ग्रेनोला उसकी तरफ उंगली से इशारा कर रहा था, तैयार हो जा, मैं तेरे नंगे भागने का इंतजार कर रहा हूँ। ट्यूडर, सांचो और पिगी तीनों के चेहरे पर गुस्सा छा गया। मुट्ठियां कस गई। आंखों में सिर्फ एक इरादा, हारना नहीं है। और तभी टीम 68 मैदान में उतरी। विकोर का दल, ट्रिपलेट्स सबसे आगे चले, इधर उधर देख रहे थे और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मास्टर ने उन्हें मिशन दिया था, अब ये उनका वक्त था चमकने का। विकोर आराम से चल रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी पर आंखों में एक ठंडी फोकस। क्राउड में खड़े ट्यूडर ने हाथ मुंह के पास ले जाकर चिल्लाया, विकर दिखा दो उन्हें। पिगी ने भी हाथ हिलाया, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन विकर बस चुपचाप चलता रहा। उसका ध्यान शोर पर नहीं था, उसका ध्यान था आने वाली लड़ाई पर। ट्रिपलेट्स अब पूरी सीरियसनेस में आ चुके थे। उनकी आंखों में था बस एक लक्ष्य, मास्टर को पहले नंबर पर पहुंचाना। मड एंट्स दोबारा बाहर निकले। उनकी निगाहें सीधे वाइकोर और उसकी टीम पर थी। ऑडियंस में खड़ी बियांका आर्म्स क्रॉस्ड कंफ्यूज थी। विकोर को क्या हो गया? पिगी ने उसकी तरफ देखा पर वो भी समझ नहीं पाया। और फिर विकोर के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट हुआ। उसने बॉ निकाला और एक तीर उठाया। बियांका की आंखें चौड़ी हो गई। वो बो यूज करेगा, पिगी ने बताया। हाँ, आई स्कोर में उसने बो को अपना मेन वेपन रजिस्टर किया था। एंट्स ने हमला शुरू कर दिया और उसी पल वाइकोर ने भी बो की स्ट्रिंग खींच ली। बियांका और बाकियों की नजरें मैदान पर टिकी थी। अब वो देखना चाहते थे क्या विकोर सच में बो चला भी सकता है। और तभी एक पल में विकोर ने तीरों की बारिश कर दी, इतनी तेजी कि बियांका की सांस अटक गई। पिगी तो बस मुंह खुला छोड़कर देखता रह गया। बियांका की आंखों में डर था। ये क्या था? उसे समझ ही नहीं आया, इतनी तेज रफ्तार कैसे? उधर ट्रिपलेट्स भी मैदान में कूद चुके थे। हाई बरो, मिडिल बरो और लो बरो ने अपनी तलवारें निकाली और मड एंट्स पर टूट पड़े। विकोर पीछे खड़ा लगातार तीर चलाता रहा। लेकिन एक दिक्कत थी, उसकी रफ्तार तेज थी लेकिन पावर कम था और प्रेसिजन भी। तीर जब तक मॉन्स्टर तक पहुंचता उसकी स्पीड खो चुका होता।
विकोर ने फिर से हमला करने की तैयारी की, लेकिन तभी एक अजीब सी बेचैनी ने उसे जकड़ लिया। वो एक पल को जम सा गया। उसकी आंखों में सीरियसनेस उभर आई। वो सोचने लगा। चुपचाप उसके हाथ में पकड़े तीर का सिरा चमकने लगा और तभी विकर ने अपनी माना रिलीज की और तीर के सिरे को एनर्जी से लपेट दिया। उसे पता था लोगों पर उसका इंप्रेशन बिल्कुल खराब पड़ा है, तो इस बार उसने सब कुछ दांव पर लगाकर एक तीर चलाया और वो माना एरो एक एंट के जिस्म को चीरता हुआ गया और सीधा उसे टुकड़ों में उड़ा दिया। हाइब्रो जो उसके आगे खड़ा था तुरंत डिफेंस में आ गया। अब वो जान चुका था कि वाइकोर को प्रोटेक्ट करना है। वाइकोर फिर से जमीन की तरफ देखने लगा। अगर मैंने अपनी एबिलिटीज छिपाई तो दिक्कत होगी, लेकिन दिखा भी नहीं सकता। वो और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। उसे याद आया उसकी ट्राइब की दोस्त ने एक बार क्या कहा था, अगर कहीं जाओ तो सब कुछ छोंक देना, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ये याद आते ही विकोर की आंखों में फिर से चमक आ गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। सॉरी, मैं वादा नहीं निभा पाया। और तभी उसके कपड़ों से निकली वो छोटी सी स्पाइडर। वाइकर की नजर उस पर टिक गई। स्पाइडर की आंखों में एक प्यारी सी चमक थी। वाइकर ने तय कर लिया अब इसकी बारी है। मड एंट्स की लाशों से पॉइजनस गैस निकल रही थी। स्पाइडर उसके कंधे से कूदी और जमीन पर कूदती हुई उछलने लगी। उसकी आंखों में खुशी थी, जैसे उसे बफे मिल गया और बिना एक सेकंड गंवाए उसने जहरीले धुएं को ऑब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। विकोर चुपचाप पीछे मुड़ा और ऑब्जर्व करने लगा। उसे पता था ये पॉइजन उन एंट्स से ही निकल रहा है। ये जगह इस बच्ची के लिए जन्नत है, तो अब उसे करने दो अपना काम। कई मिनट बीते, वर्चुअल मैजिक बैरियर अब भी हट नहीं रहा था और विकोर की टीम लगातार लड़ती रही। फिर आखिरकार टीम 108 का एग्जाम खत्म हुआ। ट्रिपलेट्स, हाई ब्रो, मिडिल ब्रो, लो ब्रो थक कर जमीन पर घुटनों के बल गिर गए, लेकिन विकोर अब भी सीधा खड़ा था, बिल्कुल भी थका नहीं। रिजल्ट आया 19 मिनट 50 सेकंड। फर्स्ट ईयर में दूसरा नंबर। ग्रानोला के चेहरे पर घमंड से भरी मुस्कान थी। उसकी आंखों में चमक और वो पागलों की तरह हंसने लगा। हाँ, कोई मुझे हरा ही नहीं सकता। उसने वाइकोर की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, तू तो सिर्फ एक आम लड़का है, मेरे जैसे नोबल को हरा पाएगा। यही होता है असली रैंक का फर्क। सिंक्लेयर पीछे खड़ी थी, हाथ पीठ के पीछे बांधे। उसके चेहरे पर एक फोर्स्ड स्माइल आ गई। ये लाइन किसी तीसरे दर्जे के विलन से कम नहीं लग रही। ट्रिपलेट्स खड़े हुए और गुस्से में अपनी तलवारें गले पर रखने लगे। फर्स्ट प्लेस ना दिला पाने का गुनाह तो सिर्फ सजा है, सिर्फ कलम करना। लेकिन तभी विकोर ने कंफ्यूजन के साथ पलट कर देखा। रुको, सेकंड प्लेस भी तो बहुत ऊपर है। तीनों की आंखों में पानी आ गया और उन्होंने तलवारें नीचे रख दी। अब बारी थी टीम 109 की। स्टेडियम के दरवाजे खुले। सैंचो अपनी पीठ पर एक बड़ी एक्स लेकर अंदर आया। विकोर ने सेकंड प्लेस लिया है। विकी ने उसकी तरफ देखा और बोला, ये तो सेलिब्रेट करने लायक बात है। ट्यूडर तैयार था। टीम अब मैदान में उतर चुकी थी। बियांका ने आंखें बंद की, हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। विकी अब थोड़ा नर्वस हो गया था। इतनी भीड़ देखकर हाथ कांपने लगे थे। टीम 109 अब मैदान में उतर चुकी थी। सांचो के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और ट्यूटर की आंखों में भावनाओं का तूफान। ये मौका है ग्रानू को हराने का। 19 मिनट 55 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उन्हें उससे ज्यादा टिकना होगा। तभी एक एंट ने मुंह खोला और टीम पर झपट पड़ा, लेकिन अगले ही पल ट्यूटर ने अपनी स्पीयर निकाली और उस मॉन्स्टर का सिर चकनाचूर कर दिया। बिना किसी मेहनत के बिल्कुल सटीक वार। बियांका ने दूरी से बो ताना और लगातार तीरों से हमला करने लगी। पिगी जो इस टीम का कैप्टन था, माइंड की तरह काम कर रहा था। ट्यूडर अपनी स्पीयर के साथ डिफेंस संभाले था और सांचो एक टैंक की तरह सबसे आगे खड़ा एक्स से मॉन्स्टर्स की कत्लगाह खोल चुका था। विकोर दूर खड़ा ये सब देख रहा था और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये लोग बहुत परफेक्ट सिनर्जी में लड़ रहे हैं। सैंचो और ट्यूटर वांगार्ड में लड़ रहे थे। बियांका पीछे से सपोर्ट दे रही थी और पिगी हर चीज ऑब्जर्व करके प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। इनक्रेडिबल। विकोर ने अपने सीने पर हाथ रखा, फिर उसका हाथ गले की तरफ गया, फिर कॉलर पर। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। ये कैसा खालीपन है? उसकी आंखों में डर भर गया और वो तुरंत सतर्क हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। और तभी उसकी नजर सामने गई। एक मड एंट की लाश पड़ी थी जमीन पर, लेकिन उस पर कुछ छोटा सा हिल रहा था। विकोर की नजर ध्यान से वहां टिक गई। ये क्या? और फिर उसे दिखा बेबी स्पाइडर। वो उसी कॉर्प्स के सिर पर बैठी थी। उसने अपना मुंह खोला और जहर अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी, जैसे उसे कोई खास ट्रीट मिल गया हो। छोटी सी स्पाइडर जो अभी कुछ देर पहले वाइकोर की जेब में थी, अब वो उतर चुकी थी उस एंट की लाश से। उसने मुंह खोला और जो भी पॉइजन हवा में था सब खींचना शुरू कर दिया। विकोर की आंखों में गुस्सा और चिंता। दांत कस लिए उसने, शरीर सख्त हो गया। मैंने उसे अपनी पॉकेट में रखा था। उसने खुद को रोक नहीं पाया। बेबी स्पाइडर के पीछे उसका शेड किया हुआ पुराना खोल पड़ा था। इतनी जल्दी शेडिंग का मतलब था उसकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं है, लेकिन हाँ, वो मैडम की औलाद है। अब स्टेडियम में वर्चुअल मैजिक बैरियर दोबारा एक्टिवेट हो चुका था। टीम 109 चारों तरफ से गिर चुकी थी। विकोर दूर खड़ा सब देख रहा था। अब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि बेबी स्पाइडर की हरकतों से कोई प्रॉब्लम ना हो। बस एग्जाम खत्म होने तक इंतजार करना ही बेहतर था। एक एंट ने ट्यूडर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ट्यूडर की स्पीड इतनी तेज थी कि उसने आंखों में डिटर्मिनेशन भरकर स्पीयर फेंकी और उस एंट को ऐसे फाड़ा जैसे कोई गुब्बारा हो। बीस्ट के टुकड़े जमीन पर गिर रहे थे और ट्यूडर ने स्पीयर को कंधे पर रखा। चेहरे पर कॉन्फिडेंट सी मुस्कान आ गई। बियांका जो पीछे खड़ी थी उसने आंखें बंद की और थोड़ा चिड़ी हुई सी बोली, इतनी एनर्जी वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? एंड्स को टुकड़ों में काटना जरूरी था क्या? ट्यूडर की मुस्कान गायब हो गई। उसकी नजर बियांका पर टिक गई। गुस्से से भरी आंखें, दांत बींच ली। कितनी इरिटेटिंग है ये लड़की। बियांका ने एरोगेंट सा स्माइल देते हुए बोली, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते खुद को, तो अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें असली अंदाज क्या होता है। उसी पल एक और एंट उन पर चार्ज करने लगी। बियांका ने बिना देर किए अपनी मैना को ट्रांसफर किया। एरो निकली ऐसे जैसे कोई फाइटर जेट हवा चीरता हो। एंट की आंखें भी कुछ समझ पाती उससे पहले एरो उसके सिर में धंस चुकी थी और उसके चीखने की आवाज स्टेडियम में गूंज उठी। ट्यूडर ने कॉम्पिटिटिव मुस्कान के साथ दौड़ लगाई। तू अच्छा कर रही है बियांका, पर मैं पीछे कैसे रहूं? बियांका की आंखों में एक्साइटमेंट था। तो फिर मेरी पेस पकड़ कर दिखाओ। सैंचो ने एक्स घुमाया और एक एंट का सिर
बीच से काट डाला। अब बैटलफील्ड बन चुका था, एक प्लेग्राउंड ऑफ कंपटीशन। ट्यूडर, बियांका, पिगी तीनों भिड़ गए एंट आर्मी से। सांचो ने पीछे मुड़कर देखा। उसके मन में सवाल था, ये दोनों लड़ रहे हैं या फ्लर्ट कर रहे हैं। पिगी ने एक कदम आगे रखा, हाथ मुंह के पास लाया और गंभीरता से बोला, रैंक्स टूट चुकी हैं, सब एक पल को रुके। जरा हवा में और भी फैल रहा था। लाशें चारों तरफ बिखरी थी। पिगी ने हाथ फैलाया। बियांका से कहा, किल करने की जरूरत नहीं, फ्रंट लेग्स के जॉइंट्स को टारगेट करो। ट्यूडर की तरफ मुड़ा। अटैक तब करो जब एनिमी की फॉर्मेशन टूट जाए, वरना एनर्जी वेस्ट है। और सांचो से कहा, सेंटर से ब्लॉक मत करो, थोड़ा पुश फॉरवर्ड करो। सभी ने उसकी बात सुनी और एक एक करके पिगी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लगे। ट्यूडर की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि पिगी इतना क्लेवर निकलेगा। सांचो जो उसके साथ साथ दौड़ रहा था, उसने हंसते हुए कहा, पिगी असल में एक सच्चा वॉरियर है। पिगी का चेहरा थोड़ा लाल हुआ। शर्म और खुशी दोनों महसूस हो रही थी उसे। मैं बस परेशानी नहीं चाहता था, लेकिन अब लग रहा है कि मेरी रिसर्च काम आई। सांचो की आंखों में चमक थी। उसने एक्स को और कस के पकड़ा और सामने के मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ पड़ा। एक एंट अचानक ट्यूडर पर झपटा, लेकिन ट्यूडर ने बिना घबराए स्पीयर घुमा के उसका वार रोक लिया। पिगी ने पीछे से हाथ बढ़ाया और उन बीस्ट्स के वीक पॉइंट्स बताने शुरू कर दिए। बियांका अब एंट के जॉइंट्स को टारगेट कर रही थी। हर एरो बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक की तरह जा रहा था। हर कोई यकीन करने लगा, ये टीम रिकॉर्ड तोड़ सकती है। कई मिनट बीत गए। जमीन पर और भी ज्यादा एंट कॉर्प्सेस, हवा में जहर का घना बादल। फिर आया ऐलान, टीम 109 का एग्जाम खत्म हुआ। टाइमर रुका। 19 मिनट 55 सेकंड, एग्जैक्टली सेम एज ग्रेनोला की टीम का रिकॉर्ड। पिगी थका हुआ जमीन पर बैठा था। ट्यूडर ने घुटनों पर हाथ रखे, वो भी थका हुआ। लेकिन सांचो और बियांका दोनों अभी भी सीधे खड़े थे। ऑडियंस में बैठा ग्रेनोला मुट्ठियां कस ली, दांत भींच ली। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उसके दोस्त शॉक में थे। इम्पॉसिबल, वो आम लोग हैं। बियांका ने सबको पीठ दिखाई, जमीन पर बैठ गई और एक खोई हुई नजर से बोली, हमने टाई किया, जीत नहीं पाई। पिगी जो बुरी तरह से हाँफ रहा था, उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट था। बस एक सेकंड और टिक जाते तो हम जीत जाते। ट्यूडर जो अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था, खड़ा हुआ और अंदर से घबरा गया। अब तो मुझे नंगा दौड़ना पड़ेगा। बियांका ने एचपी शील्ड पर हाथ रखा। उसका एचपी 0 था। अगर ये रियल बैटल होती तो मैं मर चुकी होती। सांचो ने ट्यूडर की तरफ देखा। एक दिन मैं भी प्रेसिडेंट डोलोरेस की तरह पूरा 1 घंटा लड़ सकूंगा। ट्यूडर ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई। अब सब बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। ऑडियंस में बैठी डोलोरेस उन सबको देखकर मुस्कुरा उठी। ये सब मेरे जूनियर्स हैं और अब तक बहुत इनक्रेडिबल बन चुके हैं। आगे क्या होंगे कोई नहीं जानता। फेज 1 समाप्त हुआ। अब बारी थी फेज 2 की। लेकिन ये फेज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, ये फेज सेकंड ईयर्स के लिए था। अचानक डोलोरेस की आंखें चौड़ी हो गई। जैसे ही उसने देखा, कई गुना ताकतवर मड एंट्स केव से बाहर आ रहे थे। विकोर की नजर भी उन्हीं पर अटक गई। उसकी आंखों में डर उतरने लगा। ग्रेनोला ने भी दांत भींच लिए। ये क्या हो रहा है? ऑडियंस घबरा गई और तभी ट्यूडर की टीम जो बाहर जाने ही वाली थी, उन्हें एक बार फिर एंट्स ने घेर लिया। सब फ्रीज हो गए। एग्जाम तो खत्म हो चुका था, फिर ये दोबारा क्यों आ रहे हैं? ट्यूडर ने गहरी सांस ली। अब जो भी चोट लगेगी वो असली होगी। सांचो ने दांत कस लिए। अगर अब ये हमला करें तो हम मर सकते हैं। पावरफुल मड एंट्स ने शरीर उठाया और हमला करने की तैयारी कर ली। ट्यूडर और सांचो ने हथियार निकाले, डिफेंसिव स्टांस ले ली। अब सिर्फ एकेडमी की मदद का इंतजार था। और कहीं दूर उस शहर में मैजिकल कंट्रोल रूम के अंदर सारा स्टाफ पैनिक मोड में था। एकेडमी का मैजिकल कंट्रोल रूम केओस में डूबा हुआ था। सारे मॉनिटर्स पर स्टेडियम की लाइव फीड चल रही थी और हर एक स्टूडेंट की एचपी 0 दिखा रही थी। लेकिन एग्जाम खत्म नहीं हुआ था। ये सब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स थे, तो फेज 2 का एक्टिवेट होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। एक स्टाफ मेंबर ने टेबलेट पर नजर गड़ाई। उसने कहा, अगर सूट का एचपी 0 है तो उस बॉडी में कोई लाइफ साइन नहीं होना चाहिए। लेकिन डेटा कह रहा है वहाँ कोई ऐसा है जिसमें अब भी जिंदा रहने की पूरी ताकत है। तभी रूम के दरवाजे खुले। डोलोरेस दौड़ती हुई अंदर आई। उसने एक हाथ से इशारा किया। उसकी आंखों में डर और चिंता दोनों थे। एग्जाम में कुछ गड़बड़ है, जल्दी से स्टूडेंट्स को बाहर निकालो। पूरे रूम का ध्यान अब सिर्फ डोलोरेस पर था। लेकिन प्रोफेसर्स चुप थे, बिल्कुल सन्नाटा। फिर एक लंबे बालों वाले टीचर ने मुड़कर कहा, हम पैटर्न मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हैं, वाइटल साइंस देखना हमारी जिम्मेदारी नहीं। डोलोरेस का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आया क्या करे। फिर एक और टीचर बोला, गोलेम्स को रोकना मैजिकल सर्कल का कोड रीराइट करने से जल्दी होगा। दूसरे ने उसकी बात मानी। इस साल से गोलेम सिस्टम फुली ऑटोमेटेड है, लेकिन एक और कॉम्प्लिकेशन था। सर्कल का कोड मैजिक स्टोन से लिंक है। उसे रोकने के लिए हायर परमिशन चाहिए और मैजिक वॉल उसे डिसमेंटल करने के लिए चाहिए की। डोलोरेस का दिल बैठ गया। अगर की नहीं मिली तो ट्यूडर और बाकी सब मर सकते हैं। टीचर्स जानते थे एक की से वॉल नहीं खुलेगी। और सबसे बुरी बात, बी की वाली प्रोफेसर बोली थी कि वॉशरूम जा रही है और अब उसका कोई कांटेक्ट नहीं। दूसरी तरफ विकोर स्टेडियम की ऊंचाई पर बैठा था। उसकी नजर मैजिकल बैरियर पर थी। वो अब भी काल्म था, लेकिन उसके अंदर सवाल उफान मार रहे थे। जब मैंने टेस्ट दिया था तो कोई लाइफ साइन डिटेक्ट नहीं हुआ था, तो अब ये कैसे? फिर उसे एक रियलाइजेशन हुआ, बेबी स्पाइडर, उसने जहर खाया था। उसकी ग्रोथ इतनी तेज हो गई है कि अब उसे सिस्टम जिंदा इंसान समझ रहा है। अब सब कुछ समझ में आने लगा। बैरियर पर उसकी नजर अटक गई। फिर उसकी नजर गई कुछ ट्यूब्स पर, वेंटिलेशन होल्स, छोटे लेकिन शायद अंदर घुसने लायक। विकोर ने डिसीजन ले लिया, मुझे अंदर जाना ही होगा। उसी वक्त स्टेडियम के बाहर सिंक्लेयर स्टूडेंट्स की भीड़ में थी। हर कोई एक दूसरे से बात कर रहा था। क्या हुआ? किसने
उसने रिकॉर्ड तोड़ा। सिंक्लेयर ने अपनी उंगली से गाल को छुआ, उलझन में डूबी थी, और तभी 4 टांगों वाला कुछ तेजी से उसके पास से निकला। वो चौंकी, पीछे हटी। क्या था वो? इम्पैक्ट से वो सीधे जमीन पर गिर गई। सारे स्टूडेंट्स उस जानवर को देखने लगे। सिंक्लेयर ने पीछे मुड़कर देखा, एक छोटा सा डॉग, और उसके मुंह में कोई पैंट्स थे। उसने हैरानी से पूछा, ये छोटा डॉग आखिर आया कहाँ से? मैजिकल कंट्रोल रूम में किसी ने जोर से मैजिक स्टोन पर वार किया। सारे प्रोफेसर्स ने चौंक कर देखा। क्या कर रही हो तुम? डोलोरेस थी वो। उसकी आंखों में सिर्फ डिटर्मिनेशन था। उसने तलवार निकाली और फिर से मैजिक स्टोन पर हमला किया। हर किसी की आंखों में शौक था। एक प्रोफेसर चिल्लाया, ये मैजिक स्टोन बहुत रेयर है, एंशिएंट भी और बहुत महंगा, लेकिन डोलोरेस को फर्क नहीं पड़ा। अगर मैंने इसे तोड़ा तो मुझे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। कोवडिस फैमिली को भारी नुकसान होगा। लेकिन वो बस एक बात सोच रही थी, ट्यूडर और बाकी सब अंदर फंसे हैं, उन्हें किसी भी हालत में बचाना है। उसकी आंखें मैजिक स्टोन पर टिकी थी। उसने दांत भींच ली और अंदर ही अंदर कहा, होल्ड ऑन गाइस, मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हें जरूर बचाऊंगी। दूसरी तरफ स्टेडियम में पिगी के सामने एक मड एंट कूद पड़ा। पिगी घबरा गया, बिल्कुल फ्रीज हो गया। बीस्ट ने हमला किया। पिगी की आंखें खुली रह गईं और वो बेहोश हो गया। उसका शरीर कई मीटर पीछे जाकर जमीन से टकराया। ट्यूडर और बियांका पलटे, उनकी चीख निकल पड़ी। पिगी! वो समझ ही नहीं पाए क्या पिगी अब भी जिंदा है या नहीं, और अब जल उसकी तरफ बढ़ रही थी। ट्यूडर और बाकी सब भागे उसे बचाने के लिए, लेकिन तभी एक एंट वहां आ पहुंचा। सबकी नजर उस डरावनी क्रीचर पर टिक गई। सांचो और बियांका डर के मारे कांपने लगे, लेकिन ट्यूडर, उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ डिटर्मिनेशन था। मैं अब तक हीरो नहीं बन पाया, पर अगर मरना ही है तो किसी को बचाकर मरूंगा। जायंट एंट ने जहरीली गैस छोड़ी। उसकी आंखें सीधे ट्यूडर की आंखों में झांक रही थी। बियांका को लगा अब सब खत्म हो गया है। एक बीस्ट ने सांचो और ट्यूडर पर हमला कर दिया। बियांका चिल्ला पड़ी, उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या मैं यहीं मरने वाली हूँ? एंट ने फिनिशिंग अटैक के लिए जंप लिया। बियांका ने आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी गैस के बीच से एक चमकती हुई आकृति उभरी। किसी ने पूरे जोर से हमला किया। बीस्ट का सिर टुकड़ों में बिखर गया। अटैक इतना जोरदार था कि उसकी बॉडी दूर हवा में उड़ गई। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। बियांका ने धीरे से आंखें खोली। मैं जिंदा हूँ, लेकिन गैस का असर होने लगा था। उसका सिर घूमने लगा। वो जमीन पर गिर गई, और गिरते वक्त आखिरी चीज जो उसने देखी, विकोर जो उसके सामने खड़ा था। विकोर की आंखें अब जलने लगी थी। उसकी नजरें अब सिर्फ मॉन्स्टर्स पर थी। उसने मुट्ठी बांधी। रेड कलर्ड माना उसके चारों ओर फैलने लगी। मैजिकल कंट्रोल रूम में कई लोग मिलकर डोलोरेस को पकड़ रहे थे। वो पागलों की तरह मैजिक क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी एक साथ चमक रहे थे। एक आदमी चिल्लाया, अगर तुमने इसे फिर से मारा तो क्रिस्टल पूरी तरह टूट जाएगा। लेकिन डोलोरेस को परवाह नहीं थी। छोड़ो मुझे, मेरे दोस्त अंदर मर रहे हैं। वो दोबारा हमला करने ही वाली थी, पर इन लोगों ने उसे और कसकर पकड़ लिया। तभी पीछे खड़ा एक आदमी जिसके हाथ में टैबलेट था, वो चुपचाप स्क्रीन को घूरता रहा। फिर अचानक रुको, स्टेडियम के अंदर एक और लाइव रिएक्शन डिटेक्ट हुआ है। सारे लोग वहीं फ्रीज हो गए। डोलोरेस समेत हर किसी की आंखें हैरानी से खुल गई। वर्चुअल बैरियर को कोई पार कैसे कर सकता है? टैबलेट पर स्टेडियम का रियल टाइम मैप चल रहा था। ग्रीन डॉट्स, रेड डॉट्स, सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। बॉल्ड मैन और मस्टाश्ड प्रोफेसर दोनों डिसबिलीफ में मैप को घूरते रह गए। किसी ने इनसाइड आकर एक मड एंट को मार दिया है। सीन शिफ्ट होता है। अब स्टेडियम के अंदर पिगी और बियांका की बॉडी जमीन पर पड़ी थी, बेहोश, और चारों तरफ फैला हुआ जहरीला गैस। सांचो और ट्यूडर भी होश में नहीं थे, लेकिन उन सबके सामने विकोर खड़ा था। उसकी आंखें अलर्ट थी और उसकी नजर पीछे मुड़ी। एक एंट के कॉप्स के नीचे छुपी थी एक छोटी सी स्पाइडर। विकोर समझ गया कि ये वही थी, छोटा स्पाइडर बेबी। पर उसने अटैक नहीं किया, बल्कि काल्मली कहा, हमारी फैमिली की एक ही नीति है, जो काबू में ना आए उसका अंजाम सिर्फ मौत है। स्पाइडर की आंखों में डर था। वो समझ चुकी थी कि उसने गलती कर दी है। बस खाने की तलाश में आई थी, लेकिन सब बर्बाद कर दिया। विकोर ने उसकी तरफ देखा और कहा, लेक्चर बाद में मिलेगा, पहले सारे पॉइजन को निगल जाओ। स्पाइडर ने आभार में सिर झुकाया और मुंह खोलते ही गैस को पीना शुरू कर दिया। इसी बीच विकोर पर एक और जायंट एंट हमला करने आया। बीस्ट उसके ऊपर मंडरा रहा था, लेकिन विकोर ने अपनी मुट्ठी बांधी और शांत एक्सप्रेशन में पूछा, तुझमें जरा भी शर्म बची? बीस्ट ने जहर से भरा मुंह खोला। उससे पहले कि वो कुछ करता, विकोर ने अपने पैरों से उसका सिर शरीर से अलग कर दिया। कंट्रोल रूम में सबकी सांसें थम गई। ये कौन है? ये अंदर आया कैसे? मैप पर लाइव सिग्नल लगातार चमक रहा था। विकर की नजर अब एंट के कॉर्प्स पर पड़ी और उसके माथे पर चिंता की रेखा खींच गई। वाइटल एनर्जी, इस जगह में तो ऐसा डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। सभी तरफ फैला था जहरीला गैस और छोटी सी स्पाइडर पूरे जोर से उसे निगल रही थी। उधर जमीन पर हाथ रखकर विकर ने एक ऑफेंसिव स्टैंस ले लिया। उम्र सिर्फ 18 साल, लेकिन इंटरमीडिएट बिगिनर सोर्ड एक्सपर्ट। अगर कोई जान जाता कि वो ग्रेजुएट लेवल का फाइटर है तो पूरा एकेडमी हिल जाता। उसके सामने खड़े थे दो किलर सोल्जर एंट्स, एक का रिस्क लेवल B+, दूसरे का C। विकोर ने दोनों को गौर से देखा। ये कोई आम गोलेम नहीं थे, इनका डिजाइन असल मॉन्स्टर से मिलता था। थोड़ा दूर सांचो की बेहोश बॉडी पड़ी थी। विकोर उसके पास गया और उसकी एक्स को कसकर पकड़ा। बियांका का बो, ट्यूडर का स्पीयर, पिगी की सोर्ड, सब उठाकर अपनी पीठ पर बांध ली। अब वो अकेला नहीं था, वो सबकी ताकत लेकर लड़ने जा रहा था। उसकी नजर फिर से एंट्स की तरफ गई। इनका वीक पॉइंट हेड और थोरैक्स का जो कनेक्शन होता है, डोर्सल कवर। एंट्स हमला करने ही वाले थे, पर उससे पहले विकोर ने सैंचो की एक्स में माना लपेटा और
और उसे जोर से घुमाकर फेंका। एक्स घूमती हुई गई और सीधे डोर्सल कवर पर जा लगी। दर्द से कांप उठा। विकोर ने जमीन की तरफ देखा। यही होता है इनका बायोमेट्रिक कंपास। उसने एक और बार अटैक किया। 3 और एंट्स के डोर्सल कवर पर हमला। अब वो चारों ओर घबराकर उल्टी दिशा में चलने लगे। अब उसने बियांका का बो निकाला। आईज ग्लोइंग, एनर्जी पियर्सिंग आउट। इनके स्कल में भी एक और वीकनेस होती है। नीचे के सेंटर में एक फिंगर साइज्ड कनेक्टर। एरो को माना से रैप किया, खींचकर चलाया। एरो सीधा स्कल में घुसा और उसे चूर चूर कर दिया। अब बारी थी ट्यूडर के स्पीयर की। विकोर हवा में उछला। एंट्स अब ऊपर देख रहे थे, पर बहुत देर हो चुकी थी। विकोर ने स्कल, फिर नेक और फिर लेग्स पर वार किया। पूरा मैदान खामोश हो गया। वो जमीन पर उतरा, एक हाथ जमीन पर रखा और दूसरी तरफ के बीस्ट्स को घूरने लगा। अब तुम्हारी बारी है। लेकिन तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक परछाई बाकी सब एंट्स से कहीं बड़ी। विकर खड़ा हुआ। उसका ध्यान अब पूरी तरह उस पर था। ये था रैंक जनरल किलर एंड बीस्ट की नजर विकर पर और मुंह से लार टपक रही थी। विकर ने स्पीयर गिराया और उसकी ओर देखा। शौक में नहीं बल्कि उत्साह से भरी मुस्कान के साथ। ये भी एग्जाम में है, इंटरेस्टिंग। पिगी की सोर्ड निकाली, धीरे धीरे शीट से बाहर लाई। अब पूरा फील्ड पॉइजनस फॉग से ढक चुका था। स्पेक्टेटर्स को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर कोई चुप, किसी को नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स आपस में चर्चा कर रहे थे। तीसरा पैटर्न शुरू हो चुका है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ये कैसे झेल पाएंगे। इवन थर्ड ईयर्स यहाँ फेल हो जाते। मैजिकल कंट्रोल रूम में एक आदमी अचानक शॉक में चला गया। उसकी सांसें तेज, आंखें फटी की फटी। पास खड़े मूंछों वाले आदमी ने फौरन उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? उसने डर और जिज्ञासा से पूछा। गंजा आदमी पसीने से भीग चुका था। वो खुद नहीं समझ पा रहा था ये कैसे हुआ। और फिर जैसे ही वो मुड़ा, उसके मुंह से निकला, जनरल एंड मारा गया है। पूरा कंट्रोल रूम सन्नाटा। हर किसी की आंखों में डिसबिलीफ। वाइटल साइंस अभी भी स्टेबल थे। प्रोफेसर वेंसी मॉर्ग वहां पहुंचा। उसकी आंखें वाइडेंड और फिर डर में बदल गई। इम्पॉसिबल, उसने बुदबुदाया। उसे याद आया, जनरल एंट कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं था। वो तो एक चीट था जिसे स्टूडेंट्स को 1 घंटे तक टिकने से रोकने के लिए डाला गया था। वेंसी मॉर्ग ने ठुड्डी पर हाथ रखा, सोचने लगा आखिर अंदर हो क्या रहा है। और तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया। कंधों पर थी एक पर्पल बालों वाली लड़की, प्रोफेसर सेडी, जिसके पास थी मैजिकल बॉल की की। उसे देखकर एक सुपीरियर चौंका। कहाँ थी ये? वो आदमी बोला। एक बार के मालिक ने रिपोर्ट किया था ये शराब पीकर तोड़फोड़ कर रही थी। प्रोफेसर सेडी बुरी तरह नशे में थी, लड़खड़ा रही थी, मुंह से लार बह रही थी। कंप्लीटली क्रेजी, सबने कहा। डोलोरेस ने ये सब देखा। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली और सीधे मैजिकल वॉल की ओर उंगली उठाई। बाकी सब चिंतित थे। क्या अंदर बच्चे अब भी जिंदा हैं? फिर की लगाई गई और धीरे धीरे मैजिकल बैरियर टूटने लगा। जैसे ही दीवार टूटी, जहरीली गैस बाहर निकलने लगी। एकेडमी के मिड टर्म एग्जाम का ये इंसिडेंट 42 मिनट 13 सेकंड में खत्म हुआ। इंस्ट्रक्टर्स जो अब तक हाँफ रहे थे सीधे स्टेडियम में उतरे। सामने का मंजर देखकर सब चौंक गए। चारों ओर एंट्स की लाशें बिखरी थी। पहले वर्ष के छात्रों ने ये सब मारा। डोलोरेस नीचे आई, घबराई हुई, दौड़ती हुई। ट्यूडर और बाकी कहाँ हैं? और फिर उसकी नजर पड़ी जमीन पर। विकोर की बॉडी पड़ी थी, अकेला, अनकॉन्शियस। चारों ओर मरे हुए मॉन्स्टर्स। डोलोरेस का मुंह खुला रह गया। वो चुपचाप उसके पास बैठ गई, उसे देखती रही। क्या ये सच में बेहोश है या फिर ये सब दिखावा है? दरअसल विकोर एक्टिंग कर रहा था। उसने आंखें बंद रखी, क्योंकि अगर सबको लगे कि वो लड़ते हुए गिरा तो शक कोई नहीं करेगा। डोलोरेस थोड़ी हैरान थी, पर फिर भी सुकून महसूस कर रही थी। कम से कम हमारा एक फ्यूचर हीरो आज भी जिंदा है। तभी उसकी दोस्त आई, हाथ में थी कैमरा। मुस्कुराते हुए उसने कैमरा ऑन किया और क्लिक, विकोर की तस्वीर खिंच गई, जो मैदान में अनकॉन्शियस पड़ा था। एक हीरो की तरह जो जान पर खेल गया अपने दोस्तों के लिए। ट्यूडर, पिगी, बियांका, सांचो, सबकी तस्वीरें अखबार में छप गई। बियांका ने बताया विकोर ने कैसे हमें बचाया। उसके बाद विकोर से इंटरव्यू लिया गया। वो ठुड्डी पर उंगली रखकर बोला, ये सब मेरी और मेरे दोस्तों की ताकत का मिलाजुला नतीजा है। मैं अकेला कुछ नहीं करता। एक हम्बल हीरो। सारे लोग उसकी तारीफों से फ्लडेड थे। अखबार में छपी एक और तस्वीर, विकर जो मैच के बाद पसीना पोंछ रहा था। अब विकोर पूरे एकेडमी में छा चुका था। लोग उसे सिर्फ हीरो नहीं, हॉट स्टार ऑफ द ईयर कहने लगे थे। उसके हैंडसम लुक्स और खामोश स्वभाव ने उसे सबकी नजरों का फेवरेट बना दिया। लेकिन मॉन्स्टर रिसर्च सेंटर का हेड संदेह में था। एक हाई लेवल सोर्ड एक्सपर्ट भी जनरल एंट को नहीं मार सकता। लेकिन विकर ने काल्मली जवाब दिया, किलर एंट्स की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी स्कल में होती है। और यही बात अब बदलने वाली थी पूरे एम्पायर की किस्मत, क्योंकि विकर ने वो सीक्रेट रिवील कर दिया था जिससे इंपीरियल सोल्जर्स की मौतें कम हो सकती थी। इसीलिए क्राउन प्रिंस ने खुद विकर को बुलवाया। एक रॉयल सेरेमोनी में उसे दिया गया सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर। पर विकर के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसे ये सब नहीं चाहिए था। कुछ ही दिनों में वो हीरो बन गया था, लेकिन वो खुद कंफ्यूज था कि क्या मैं वाकई ऐसा हूँ। अखबार में उसकी तस्वीरें थी, बियांका के बयान, डोलोरेस की रिपोर्ट। लेकिन उसी रात एक अकेली छत पर विकोर बैठा था, एकेडमी की छत पर। मूनलाइट उसकी बॉडी पर गिर रही थी और वो नीचे जमीन की तरफ देख रहा था, उलझा हुआ, खामोश, खोया हुआ। क्या मेरी शांति अब कभी नहीं लौटेगी? तभी बेबी मैडम कूदती हुई आई। सो मुस्कुराई, आंखें बंद की, खुश हुई। पर विकोर ने धीरे से कहा, ये खुशी मनाने की बात नहीं है, सब कुछ बदल गया है, लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे साथी आज जिंदा है। इसी बीच एक आउल सीधा उसकी तरफ उड़ता आया। विकोर की नजर उस पर गई। बेबी मैडम घबरा गई और सीधा उसके कपड़ों में छुप गई। विकोर ने हाथ बढ़ाया और आउल उसकी बाजू पर बैठ गया। उसकी टांग पर एक मैसेज नोट बंधा था। विकोर ने तुरंत पहचान लिया, सिंडी वेंडी की रिपोर्ट। उसने नोट खोला और पढ़ने लगा ध्यान से। रिपोर्ट में लिखा था, उसने 10 एलाइड कॉर्प्सेस की विटल ट्रेनिंग एक्वायर कर ली
ली है, लेकिन उसे सब एनालाइज करने में 1 महीना लगेगा। दूसरी खबर, नाइट हाउंड के इमिटेटर्स नजर आ रहे हैं, कुछ नाम के लिए और बाकी अनजान मकसद से। तीसरी खबर, ओसिरिस बास्केविल एस्टेट छोड़ चुका है और अब इंपीरियल कैपिटल की ओर बढ़ रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, एकेडमी में एक ऐसा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है जो रॉयल ब्लड लाइन छुपा रहा है। विकोर की आंखें फैल गई। रॉयल्टी हमारे बीच? बेबी मैडम फिर बाहर निकली। विकोर अब पूरी रिपोर्ट को घूर रहा था। उसे याद आया जब उसने डीमन को हराया था सेंटेस डोलोरेस की मदद से। अगले 1 महीने में मुझे खुद को और ज्यादा मजबूत बनाना होगा। लेकिन नाइट हाउंड का मामला अब और खतरनाक हो गया था। अगर पैलेस तक खबर पहुंची तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। विकोर को ये सब खुद देखना होगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी अब उसकी भी है। और उसका भाई ओसाइरिस, जिसकी आंखों में एक धार थी, अब एम्पायर की ओर बढ़ रहा था। लिटिल बेबी मैडम अब भी उसकी गर्दन में छुपी थी। विकोर ने सिंडी को इमेजिन किया, मुस्कुराती हुई, थम्स अप देती हुई। अजीब औरत है, बिना कहे भी एक्स्ट्रा काम कर देती है। विकोर ने वो रिपोर्ट जलाई, क्योंकि कुछ बातें कभी कभी भूल जाना ही बेहतर होता है। पेपर चलकर राख बन गया और हवा में उड़ने लगा। हवा एक तरफ मुड़ी और उसी वक्त स्कर्ट पहने हुई एक लड़की सामने आई और वो कुछ देर तक उसे देखती रही। क्या ये सच में एकेडमी का हीरो है? विकोर थोड़ा चौंका। उसने नजर उठाई और सामने थी सिंक्लेयर। तारों भरी रात, नीला आसमान। सिंक्लेयर ने आंखें बंद की, हल्की सी ब्लश के साथ बोली, क्या इसे ही किस्मत कहते हैं? एकेडमी की छत पर एक लड़की बैठी थी। सिंक्लेयर हल्के नर्वस एक्सप्रेशन के साथ, पर चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल। वो आसमान की ओर देख रही थी, सितारों से भरा स्काई और उसकी चमकती आंखें। सिंक्लेयर फायर कोर की टॉप स्टूडेंट रही है। सिंसेरिटी और टैलेंट की मिसाल, हर बार ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस थी। लेकिन वाइकर, वो उसकी तरफ सस्पिशियस नजरों से देख रहा था। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है ये? वो रिलैक्स नहीं हुआ, हर पल अलर्ट, हर मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहा था। सिंक्लेयर ने साइलेंस तोड़ा, धीरे से बोली, तुम यहाँ? थोड़ा हैरान होकर बोली, ये तो मेरी खास जगह है। जब भी मैं उदास होती हूँ मैं यहीं आती हूँ, गैलेक्सी देखने के लिए। विकोर चुप हो गया। उसका चेहरा बदल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिचुएशन को गलत समझा था। सिंक्लेयर ने उसकी ओर देखा, आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरा टमाटर जैसा लाल। अगर मैं फिर यहाँ आऊं तो क्या तुम भी यहाँ होगे? वाइकोर ने उसकी नजरों को महसूस किया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। मुझे अपनी मैसेज वाली जगह बदलनी होगी, उसने मन में सोचा। तभी सिंक्लेयर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारे बारे में तो आजकल सब बात कर रहे हैं। विकोर ने सर नहीं उठाया और ठंडी आवाज में बोला, मुझे जानने की जरूरत नहीं। लेकिन सिंक्लेयर रुकी नहीं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग हमेशा चर्चा में रहते हैं, उसमें शर्म की क्या बात? वो मुस्कुराई और अपने फिंगर से गिनना शुरू किया। नंबर 1 पोजीशन, 3 रिसर्च आर्टिकल्स जो पूरा एकेडमिक वर्ल्ड बदल सकते हैं। इरेगुलर ओरिजिन, लेकिन ऑरा एक एक्सपर्ट जैसी। विकोर की आंखें चौड़ी हो गई, पसीना आ गया। सिंक्लेयर ने और जोड़ा, तुमसे बहुत लोग डरते हैं क्योंकि तुम उन्हें अनसेटल कर देते हो। विकोर ने लंबी सांस ली और धीरे से बोला, ग्रेड्स बेकार हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती। सिंक्लेयर थोड़ा टिल्ट हुई। एकेडमी में ग्रेड्स मायने नहीं रखते। उसकी आंखों में कंफ्यूजन थी और विकोर जानता था ये दुनिया अब बदलने वाली है। जब डिस्ट्रक्शन का ईरा शुरू होगा तब ना पैसा, ना ताकत, ना सम्मान बचेगा। बस एक चीज जरूरी होगी, सर्वाइवल। सिंक्लेयर मुस्कुराई और टीजिंगली बोली, तुम ऐसे बोलते हो जैसे सदियों से जी रहे हो, जैसे कोई बूढ़े दरवेश हो। विकोर थोड़ा चौंका। ये लड़की इंटेलिजेंट है, पर उसने कुछ नहीं कहा। सिंक्लेयर ने अचानक सवाल बदल दिया, मिड टर्म्स के बाद क्या करने वाले हो? विकोर ने एक उंगली उठाई और कॉन्फिडेंटली बोला, मैं अपनी बैक और लोअर बॉडी की ट्रेनिंग करूंगा। सिंक्लेयर हैरान हो गई, क्या सिर पे चोट लगी है तुम्हें? उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। दूसरी तरफ विकोर ने अपने ग्लासेस ठीक किए। ये लड़की भी सीक्रेट्स छुपाती है, बिल्कुल मेरी तरह। वो याद करने लगा, इससे पहले वो एकेडमी की टॉपर थी, क्लीन ओरिजिन की थी, पर कोई उसे नहीं जानता। फिर अचानक गायब हो गई और कॉन्टैक्ट सबसे तोड़ लिया। मूनलाइट उन दोनों पर धीरे धीरे फैल रही थी और सिंक्लेयर की आंखों में अब एक शांत मुस्कान थी। क्लीन ओरिजिन या रॉयल्टी डिस्गाइज्ड? विकोर के मन में सवाल उठ रहा था, कहीं ये वही रॉयल स्टूडेंट तो नहीं जिसका जिक्र सिंडी वेंडी ने किया था? अगले दिन एकेडमी के बाहर कुछ स्टूडेंट्स तैयार हो रहे थे। आज अटैक का एग्जाम था और मिड टर्म्स का आखिरी दिन। ट्यूटर ने हाथ ऊपर खींचते हुए स्ट्रेच किया और बोला, आज की टेस्ट के बाद एग्जाम खत्म। पास में चल रहा था सांचो। उसने पलटकर गहरी नजर से देखा, अगर उस एक्सीडेंट में चोटें ना आई होती तो ये सब पहले ही खत्म हो गया होता। डिफेंस एग्जाम की वजह से स्केड्यूल लंबा करना पड़ा। आगे वाइकर और पिगी चुपचाप चल रहे थे, बिल्कुल शांत। लेकिन ट्यूडर की आंखों में गुस्सा, उसके दिमाग में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, ग्रेनोला। वो हरामी, उससे जो बैट हुई थी वो तो ड्रॉ पर खत्म हो गई। शोल्डर पकड़कर वो हल्का मालिश करने लगा। फिर उसकी नजर विकोर की तरफ गई। चीयरफुल आवाज में बोला, इस बार समझ आ गया मेरा असली राइवल कौन है। ये एग्जाम मेरे लिए एक रियल टेस्ट था। विकोर थोड़ा कंफ्यूज हो गया, राइवल किस बात का? सैंचो, पिगी, ट्यूडर, तीनों का गुस्सा अलग ही लेवल पर था। अगर वाइकर ने अपनी ताकत छुपाई ना होती तो हम और बेहतर कर सकते थे। सुपीरियर लेवल का एक्सपर्ट और दोस्ती में छुपा हुआ। तीनों ने एक सॉफ्ट पंच मारा विकर की पीठ पर। ये हमारी सजा है। वाइकोर ने मुड़कर देखा, सीरियस एक्सप्रेशन में बोला, तुम लोग भूल गए शायद मैं अकेला नहीं था उस वक्त। ट्यूडर ने आंखें बंद की, हाथ फैलाकर बोला, तुम बहुत हम्बल हो विकोर। उन्होंने टॉपिक बदल दिया। ट्यूडर ने पूछा, सुना तुमने, नाइट ब्लड हाउंड ने फिर हमला किया है? वाइकोर की आंखें चौड़ी हो गई, वो शॉक्ड रह गया। पिगी ने बैकपैक से एक न्यूज़पेपर निकाला, काम आवाज में बोला, इस बार वरांजियन ट्रेनिंग सेंटर के स्टूडेंट्स शिकार बने हैं। विकर और सांचो दोनों ठहर गए, एक तक पिगी को देखने लगे। पिगी ने पेपर खोला और उसकी आंखें गंभीर हो गई। डैमेज तब हुआ जब स्टूडेंट्स ने खुद उसे पकड़ने की कोशिश की। नाइट ब्लड हाउंड, वो विलन जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है, कल रात फिर उसने अपने नुकीले दांत दिखा दिए। येलो सी में एक्सकर्जन पर गए स्टूडेंट्स पर अटैक हुआ। 10 लोग हल्के घायल, 10 गंभीर रूप से जख्मी, उनमें वरुण ट्रेनिंग सेंटर का हेड भी शामिल है। सांचो ने आर्म्स क्रॉस करते हुए पूछा, क्या इसका एरिया अब और फैलता जा रहा है? पिगी ने अखबार पढ़ते हुए बोला, आजकल लोग ऐसे टेररिस्ट्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ट्यूडर ने चिन पर हाथ रखकर सोचा, आखिर इस आदमी का मकसद क्या है? विकोर ने जमीन की तरफ देखा, फिस्ट कस ली। मेरे इमिटेटर्स ने अपना गेम शुरू कर दिया है। 2 थे, एक थोड़े पैसिव हो गया
गया है, पर दूसरा अब और ज्यादा एक्टिव दिख रहा है। स्टूडेंट्स एकेडमी की ओर बढ़ रहे थे। सांचो, पिगी, ट्यूडर काफी खुश नजर आ रहे थे, पर वाइकोर, उसका चेहरा टेंशन में डूबा था। सर्वेलेंस अब बहुत सख्त हो गया है। अगर सब ऐसे चलता रहा तो फ्यूचर असैसिनेशन भी फेल हो सकती है। उधर एकेडमी में स्टूडेंट्स धीरे धीरे एग्जाम हॉल में जा रहे थे। वाइकोर ने मन में ठान लिया, एग्जाम खत्म होते ही इन इमिटेटर्स को खत्म करना होगा। एकेडमी का एक एरिया जहाँ अटैक एग्जाम्स लिए जाते थे, डिफेंस एग्जाम की तरह नहीं था। यहाँ इंडिविजुअल स्किल सबसे ज्यादा मायने रखते। स्टूडेंट्स को गोलेम से लड़ना होता है जो प्रोफेसर खुद कंट्रोल करते हैं। वैलिड हिट्स, इवेड और टेक्निक के पॉइंट्स मिलते हैं। प्रोफेसर ने हाथ उठाया, गोलेम समन किया। अब बारी थी ट्यूडर की। उसने अपने स्पीयर में माना इंजेक्ट किया और पूरी ताकत से अटैक किया। गोलेम की बैरियर पर सीधा वार, झटका इतना तेज था कि हवा हिल गई। ये गोलेम प्रोफेसर की कॉम्बैट स्टाइल को कॉपी करते थे ताकि स्टूडेंट्स रियल बैटल फील कर सके। गोलेम के पीछे खड़ा था वो प्रोफेसर वेंसी मॉर्ग, सीना ताने, हाथ बांधे, उसका फोकस पूरा गोलेम पर था। लेकिन इस पूरे एग्जाम का एक फेटल फ्लॉ था। एक प्रोफेसर ज्यादा से ज्यादा 50 स्टूडेंट्स को ही ट्रेन कर सकता था। ट्यूडर ने दांत भींच ली, आंखों में थी आग और दिल में डिटर्मिनेशन। एक जोरदार वार, गोलेम चकनाचूर, सब हैरान। ट्यूडर खुद भी उस इम्पैक्ट से शॉक था। इतनी ताकत सच में काम कर गई। लेकिन प्रोफेसर मॉर्ग, उसकी आंखों में अब भी वही गहरी सीरियसनेस थी। वो बिना कुछ बोले ट्यूडर की आंखों में घूर रहा था। एटमॉस्फेयर टेंस हो गया। उसी वक्त नीचे जमीन से हरी जड़ें, रूट्स निकलने लगी। ट्यूडर अलर्ट हो गया, पर ये तो नकली थी, एक डिस्ट्रैक्शन। और जैसे ही ट्यूडर का ध्यान बटा, गोलेम सामने प्रकट हुआ। मुक्का लिए बढ़ा। ट्यूडर ने भांप लिया। उसने स्पीयर कसकर पकड़ लिया, पर ये भी धोखा था। मुक्का सिर्फ फेक मूव था। रियलिटी, गोलेम का असली वार तो उसके पैर से आया। ट्यूडर की पसलियों में जोरदार टक्कर, आंखें चौड़ी, चेहरा सफेद, उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली। वो जमीन पर गिरा, कराहता रहा कुचले हुए शरीर के साथ। गोलेम खड़ा रहा। प्रोफेसर मॉर्ग धीरे से बोला, तुमने ये क्यों सोचा कि मैं सिर्फ मेज हूं तो हाथ पैर नहीं चलाऊंगा? गोलेम ने हाथ बढ़ाया, ट्यूडर को खड़ा किया। याद रखो, जंग में जीत ही मकसद है। मेज हो या वॉरियर, जरूरत पड़ी तो हाथ पैर और दांत भी चलाने पड़ते हैं। ट्यूडर ने प्रोफेसर को देखा। धन्यवाद। कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट्स स्टेडियम में बैठ चुके थे। ट्यूडर थका हुआ एक कोने में बैठा था। अनाउंसमेंट शुरू हुआ। आई स्कोर क्लास 8, ट्यूडर 12, वैलिड अटैक्स 20, सक्सेसफुल डॉजेस 3, ब्लॉक्ड अटैक्स 0, क्रिटिकल हिट्स, टोटल 35 पॉइंट्स। बियांका चौंक गई। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। उसने मुझे हरा दिया। वो खड़ी हुई, ट्यूडर की तरफ उंगली उठाई और गुस्से में बोली, ये सब इस टेस्ट की सेटिंग की वजह से हुआ। एक एक कॉम्बैट में आर्चर हमेशा डिसएडवांटेज में रहता है। ट्यूडर ने सिर घुमाया, थोड़ा हैरानी से बोला, जब तुमने डिफेंस एग्जाम में सारे इंडिविजुअल पॉइंट्स ले लिए थे तब फेयरनेस याद नहीं आई थी? बियांका का चेहरा लाल, पर तभी किसी की हंसी गूंजने लगी। सबका ध्यान पीछे की तरफ गया। ग्रेनोला एक हाथ सीट पर रखा था, दूसरे हाथ से इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोला, अब तो साबित हो गया मैं तुम दोनों में सबसे बेस्ट। अनाउंसमेंट हुआ। आई स्कोर क्लास 8, ग्रेनोला 11, वैलिड अटैक्स 22 डॉट्स 2 ब्लॉक्स 0, क्रिटिकल हिट्स, टोटल 35 पॉइंट्स। ट्यूडर ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम किस बात की जीत की बात कर रहे हो? हम दोनों के तो सेम मार्क्स आए हैं। ग्रेनोला का चेहरा गुस्से से भर गया। उंगली ट्यूडर की तरफ उठाई और चिल्लाया, डिफेंस एग्जाम में भी टाई, अटैक एग्जाम में भी टाई। अब जब दोनों बार बराबरी हुई है तो इसका मतलब है मैं जीत गया। उसकी आंखों में खुशी चमक रही थी। एक ईविल स्माइल के साथ उसने कहा, क्योंकि बराबरी तभी होती है जब विनर मैं होता हूँ। ट्यूडर की आंखें चौड़ी हो गईं। चेहरे पर उभर आया एक खालीपन। उसके दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी, मैं हार गया। धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगा। डिप्रेशन की लहर में डूबता चला गया। बियांका जो पास बैठी थी, उसने हल्के से अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा। तुमने अच्छा किया था, हमें शुक्र मनाना चाहिए कि हमारे प्रोफेसर वेंसी मॉर्ग थे। ट्यूडर ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा हैरान। बियांका अब अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए बोली, बाकियों के प्रोफेसर थे सैडी। ट्यूडर की आंखें चौड़ी। सदी। बियांका ने सोचना शुरू किया। उसका चेहरा गंभीर हुआ और कल्पना में उभर आया एक चेहरा, एक पागल हंसी के साथ मुस्कुराती हुई प्रोफेसर साड़ी। बियांका की आंखों में डर साफ झलकने लगा। वो पैथेटिक है, ड्रंकन है और अनप्रोफेशनल भी। कभी मैजिक वॉल की बीकी के साथ गायब हो गई थी। ओल्डर स्टूडेंट्स हमेशा कहते थे, उससे दूर रहो, वो प्रोफेसर है जिसे स्टूडेंट सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं। ट्यूडर हैरान रह गया। उसने घबरा कर पूछा, ऐसी औरत एकेडमी की प्रोफेसर बनी कैसे? बियांका ने अपनी ठुड्डी से हाथ हटाया, आंखें थोड़ी डगमगाई, फिर बोली, क्योंकि वो बहुत स्किल्ड है। जब वो प्रोफेसर नहीं होती तो अथॉरिटीज के लिए क्रिमिनल्स पकड़ती है। बियांका ने कल्पना की, रात के अंधेरे में घूमता एक ब्लड हाउंड, हाथ में सोर्ड, और उसी का सामना करने खड़ी थी प्रोफेसर सैडी। वो नाइट ब्लड हाउंड जैसे खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद करती है। ट्यूडर की आंखों में अब सीरियसनेस आ गई थी। मेरे दोस्त स्ट्रांग हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। बियांका ने दोनों हाथ सीट पर रखे, आसमान की तरफ देखा। बस यही बात है जो मुझे डरा रही है। प्रोफेसर सादी एक गिरी हुई मार्की की आखिरी वारिस है और वो अपने से अच्छे घरों के टैलेंटेड स्टूडेंट्स से चलती है। रूमर है वो ऐसे स्टूडेंट्स को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं एकेडमी के किसी कोने में पिगी का शरीर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। एक औरत हील्स पहने हुए, उसका पैर पिगी के सिर पर रखा हुआ था। उसके जैसी दिखने वाली एक गोलेम आगे बढ़ी। स्टूडेंट्स का दिल कांप उठा। उनके सामने खड़ी थी प्रोफेसर सादी। कमरे में स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये टेस्ट है या जनरल स्लॉटर। पिगी बेहोश था, गोलेम खड़ा रहा। स्टूडेंट्स दरवाजा पीट रहे थे, हमें बाहर जाना है, हमें कोई और प्रोफेसर चाहिए। पर दरवाजा बंद था। साड़ी अपनी कमर पर हाथ रखे होंठ छूती हुई खड़ी थी। उसका पैर अब भी पिगी के सिर पर था। इस साल के सारे स्टूडेंट्स गायर हैं। अनाउंसमेंट हुआ, पिगी आई स्कोर क्लास बी 0 अटैक्स 0 डोजेस 0 ब्लॉक्स 0 क्रिटिकल हिट्स, टोटल 0 पॉइंट्स। पास ही पड़ा था सिंक्लेयर का शरीर खून में डूबा हुआ। सेम रिजल्ट, टोटल 0 पॉइंट्स। थोड़ा दूर सैंचो का भी यही हाल, तीनों खून में डूबे हुए और एक ही वर्डिक्ट, कंप्लीट फेलियर। सैडी ने अब अपनी विप निकाली। स्टूडेंट्स को एक नजर देखा, ये सब बेकार है। स्टूडेंट्स डर के मारे भाग चुके थे, सिर्फ एक रुका था, वो था वाइकर। सादी ने गाल पर हाथ
रखा, जबान बाहर निकाली और उसकी आंखों में थी खून की प्यास। एग्जाम से ठीक 30 मिनट पहले वो सारे स्टूडेंट्स एक बेंच पर बैठे अपना नाम बुलाए जाने का इंतजार कर रहे थे। सांचो ने अपनी उंगलियां चटकाई, आंखों में चमक, चेहरे पर जोश। फाइनली अटैक एग्जाम। उसके पास बैठा था विकोर, हाथ बांध कर, शांत, चुपचाप, पर उसकी निगाहें सांचो पर टिक चुकी थी। पीछे खड़ा था पिगी, थोड़ा उलझा सा। सांचो के बगल में थी सिंक्लेयर। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, तुम बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो। सांचो ने एक उंगली दिखाई। 1-on-1 कॉम्बैट, ये तो वॉरियर्स की पहचान होती है। पिगी का ध्यान भी अब उसकी तरफ गया। ट्यूटर ने कहा था, अगर कोई ऑरा ना इस्तेमाल करे तो आई स्कोर का सबसे स्ट्रॉन्ग लड़का सांचो है। विकोर अब नीचे जमीन की तरफ देखने लगा, ख्यालों में खोया हुआ। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, प्रोफेसर साडी, आप कर क्या रही हैं? पिगी चौंक गया। उसने सामने देखा, एक स्टूडेंट और उसके सामने खड़ी थी प्रोफेसर साडी, हाथ में वाइन की बोतल। स्टूडेंट का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। ये एग्जाम है और आप शराब पी रही हैं, स्टूडेंट्स की जान दांव पर लगी है। सैडी कुछ नहीं बोली। स्टूडेंट ने और तेज कहा, मैं यहाँ तक शराब की बदबू सूंघ सकता हूँ, आप ड्रंक हैं। सैडी ने उस बोतल को पकड़ा, मुंह खोला और पूरा वाइन एक ही सांस में गटक गई। उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी, बस एक झुंझलाहट। अनोइंग लड़का है ये। अब जो हुआ, सबके रोंगटे खड़े हो गए। सैडी ने वही वाइन की ग्लास बॉटल काट काट कर खाना शुरू कर दिया, जैसे ब्रेड खा रही हो। स्टूडेंट के पैर पीछे हट गए, चेहरा डर से सफेद। सैडी का मुंह अब कांच के टुकड़ों से भरा हुआ था। उसने जीभ बाहर निकाली और गाल पर गिरा वाइन चाट लिया, फिर हाथ से अपनी जीभ पोंछी और स्टूडेंट को देखा, एक ऐसी नजर से जो इंसान नहीं दरिंदा देखता। 7.6 डिग्री अल्कोहल था, बस। इतना पैनिक क्यों? सिंक्लेयर ने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी आंखों में डर साफ था। पिगी का मुंह खुला का खुला रह गया। ये वही प्रोफेसर है, रूमर्स वाली, अजीब, डरावनी और पागल, पर एक इंसान अब भी पूरी तरह शांत था। विकोर, मैंने अपनी पास्ट लाइफ में ऐसे लोग पहले भी देखे हैं। सैडी ने अब एक शीट निकाली, उंगली से एक नाम पर निशान लगाया। नेक्स्ट। सांचो बनारिया। सांचो खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बस एक्साइटमेंट। पिगी ने मुंह पर हाथ रखकर चिल्लाया, सांचो ध्यान रखना, रूमर है जो साडी के साथ एग्जाम देता है वापस नहीं आता। सांचो मुस्कुराया, रिलैक्स दोस्त, मैं तैयार हूँ इसके लिए। प्रोफेसर साडी ने अपना गोलेम समन किया। गोलेम उसके सामने प्रकट हुआ। सांचो ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वॉरियर की विल कभी टूटती नहीं। उसने अपनी एक्स पकड़ी, ऑफेंसिव स्टैंस लिया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एडमिरेशन। प्रोफेसर, मैं आपके टीचिंग्स का इंतजार कर रहा हूँ। और फिर एग्जाम शुरू हो गया। सांचो ने छलांग लगाई, आसमान से सीधा नीचे उतरने लगा, गोलेम की ओर, फुल स्पीड अटैक। साडी अब भी जमीन की तरफ देख रही थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, फिर धीरे धीरे वो मुस्कान बदल गई। एक इविल स्माइल में उसने सांचो की बात दोहराई, एक वॉरियर की इच्छा शक्ति अटूट होती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी आंखें खोल दी और दिल सुन्न कर दी। सिंक्लेयर ने अपना मुंह ढक लिया, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो चुकी थी। पिगी ने 2 कदम पीछे ली, चेहरे पर वही डर जो किसी बुरे सपने से भी बड़ा होता है। विकोर, जो अब तक सबसे शांत था, उसके चेहरे पर भी शौक साफ झलक रहा था। ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। तभी जब स्मोक हटा, वो सब कुछ साफ दिखने लगा और डर का असली चेहरा सामने आया। प्रोफेसर साडी का गोलेम सांचो को गर्दन से पकड़कर हवा में लटकाए खड़ा था। सांचो बेहोश था, शरीर खून से सना हुआ। पूरा क्राउड जैसे फ्रीज हो गया। सैडी ने गोलेम को अपने हाथों से कंट्रोल किया था। 2 जले हुए मैजिक सर्कल्स उसके हाथों में चमक रहे थे। चेहरे पर एक ठंडी, निराश सी मुस्कान थी। टॉय टूट गया। फिर उसने बाकी स्टूडेंट्स की ओर देखा, आंखों में चमक, मुस्कान में जहर। क्या इसका मतलब ये है सांचो अब वॉरियर नहीं रहा? विकोर की आंखें बदल गई। उसने सैडी को बिल्कुल अलग अंदाज में देखना शुरू किया। गोलेम ने सांचो को छोड़ दिया। उसका शरीर जमीन पर पीठ के बल गिरा। पिगी और विकोर भागे, सांचो के दोनों कंधों को पकड़कर उसे सहारा दिया। पिगी चिल्लाया, सांचो उठो। सिंक्लेयर अब और चुप नहीं रह सकी। वो आगे आई, हाथ आगे बढ़ाया और साड़ी से सीधा सवाल किया, आप कर क्या रही हैं? एक स्टूडेंट को इस तरह मारना, ये कोई एग्जाम है? साड़ी ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देने का यही तो मकसद है इस एग्जाम का। उसने एक उंगली उठाई, फिर मुस्कुराकर कहा, ये एकेडमी के फर्स्ट प्रेसिडेंट की ही वर्ड्स हैं। रियल बैटल में क्या तुम भी कंप्लेंट करोगी? और फिर उसने अपनी उंगली सिंक्लेयर की तरफ घुमाई। नेक्स्ट, तुम आइस कॉर्प की लीडर, अब तुम्हारी बारी है। सिंक्लेयर की आंखों में डर और उलझन थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी ये सब अचानक क्या हो गया। तभी किसी ने उसके पीछे से कहा, रिफ्यूज कर दो। सिंक्लेयर चौंकी, पलटी। वो था विकोर। सांचो का कंधा उसके ऊपर टिका हुआ था। विकोर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, साड़ी ने जो किया वो फेयर नहीं था। अगर तुम एकेडमी से शिकायत करो तो शायद एग्जाम दोबारा मिल जाए। सिंक्लेयर ने जमीन की ओर देखा, आंखों में उलझन पर मन में हल्की राहत। थैंक्स विकर, पर मैं उससे भागूंगी नहीं जिसने मेरे दोस्त को ये हाल बना दिया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सैडी मुस्कुराई, क्या बात है, प्रिटी फेस बना रखा है, डरने का नया तरीका है क्या? सिंक्लेयर की आंखों में नफरत की आग भड़क उठी। उसने दांत भींच ली। सैडी की नजरें अब भी उसी पर थी। चलो इस प्रिटी फेस को फिक्स करते हैं। एग्जाम बिगिंस। सिंक्लेयर ने ऑफेंसिव स्टैंस लिया और उसके शरीर के चारों ओर मैजिक सर्कल्स बनने लगे। उसने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और उसके शरीर से एक जबरदस्त एनर्जी निकलनी शुरू हुई। सैडी ने हैरानी से देखा, ये तो 3rd क्लास स्पेल्स हैं। इतनी छोटी उम्र में ये तो एक्सेसिड का लेवल है। उसके चेहरे पर एक ट्विस्टेड स्माइल आई, आंखों में चमक और गोलेम की ओर इशारा। गोलेम ने जमीन के अंदर डाइव किया और एक ही पल में सिंक्लेयर के नीचे से उभरा। सिंक्लेयर अभी अपनी स्पेल चार्ज कर रही थी। गोलेम धीरे धीरे पास आ रहा था। सिंक्लेयर की आंखें खुली की खुली रह गई। वो शॉक में चली गई। सैडी ने पूछा, क्या तुमने कभी माना बैकलैश महसूस किया है? क्योंकि तुम्हारी मैजिक मैं जबरन कैंसिल कर रही हूँ। और फिर सिंक्लेयर का हमला पूरा होने
होने से पहले ही गोलेम ने एक जोरदार पंच उसके पेट पर मारा। इतना जोरदार झटका था कि उसके चारों तरफ बने मैजिकल सर्कल्स पल भर में टूटकर बिखर गए। उल्टा माना फ्लो शुरू हो गया। उसके शरीर में से माना निकलने लगा। आंखों से, मुंह से, नाक से खून बहने लगा। सिंक्लेयर चीख भी नहीं पाई, जमीन पर गिर पड़ी, हाथ अपने सीने पर रखे हुए। पूरे शरीर में कंपन था, दर्द इतना कि मुंह से लार तक निकल रही थी। गोलेम उसके पास आया और उसे नीचे झुककर गौर से देखने लगा। सेडी पीछे खड़ी थी, उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल रही थी। ज्यादा दर्द हुआ ना? जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा। सेडी की नजरें सिंक्लेयर के जख्मों पर टिक गई और वो मन ही मन सोचने लगी, अगर किस्मत खराब रही तो शायद ये लड़की कभी मैजिक न कर पाए, तब मजा आएगा। आइस कॉर्प की अगली एक्सेसिट बिना मैजिक की। और तभी गोलेम ने सिंक्लेयर को एक भयानक किक मारा। उसका शरीर पीछे की तरफ लुढ़कता चला गया। सिंक्लेयर ने सब कुछ पाने के लिए मेहनत की थी क्योंकि वो एक आम लड़की थी, कॉमनर। पिगी ये सब देख नहीं पाया। वो भागते हुए उसकी तरफ दौड़ा। चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। विकोर चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही सीरियसनेस थी। अब टाइम था अगले स्टूडेंट का। पिगी ने अपनी तलवार खींची। चेहरे पर था कॉन्फिडेंस, लेकिन शरीर कांप रहा था। सेडी ने एक हाथ कमर पर रखा, दूसरा आगे बढ़ाया और बोली, अब ये कौन सा कचरा है जिसे तलवार पकड़नी भी नहीं आती? पिगी का पसीना बहने लगा, लेकिन उसके इरादे नहीं डगमगाए। आंखों में डर नहीं, जज्बा था। गोलेम उसकी ओर बढ़ा। ये उसका मौका था अपने कमजोर दिखने वाले शरीर के पीछे छुपे करेज को साबित करने का। लेकिन जैसे ही पिगी ने अटैक की सोच भी नहीं पाई, गोलेम ने जोर से लात मारी और उसकी तलवार टूटकर जमीन पर जा गिरी। तलवार का टुकड़ा उड़कर कई मीटर दूर जमीन में धंस गया। पिगी की आंखें फटी रह गईं। एक किक में मेरी तलवार! पिगी टूटे हुए ब्लेड को देखता रहा, डर और उलझन में डूबता जा रहा था। और तभी गोलेम ने तेजी से आकर उसकी ठोड़ी के नीचे एक जोरदार किक मारी। पिगी का शरीर हवा में उड़ गया। वो हवा में ही था कि गोलेम ने अपनी एड़ी उसके सिर की तरफ बढ़ा दी। सेडी मुस्कुराकर बोली, कचरा कितना भी लड़े आखिर कचरा ही रहता है। ये सुनकर विकोर का खून खौल गया। उसके चेहरे की नसें तन गई, आंखों में गुस्सा साफ दिखा। पिगी जमीन पर गिरा, सिर लहूलुहान हो चुका था। सेडी उसके पास आई और अपने पैर की एड़ी पिगी के सिर पर रख दी। छात्रों की सांसें थम गई। ब्लॉन्ड हेयर्ड लड़का हैरान था। ब्लैक हेयर्ड लड़का अपने सिर पर हाथ रखकर बड़बड़ाने लगा, ये कोई टेस्ट है? बाकी सारे स्टूडेंट्स जो सैडी के साथ एग्जाम देने वाले थे भागे हुए दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजे पर लगातार दस्तक देने लगे। किसी और प्रोफेसर को बुलाओ, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। पिगी अब भी जमीन पर पड़ा था, सिर खून से भरा हुआ। विकोर धीरे से उसकी तरफ बढ़ा। आंखें अब भी शांत थी, लेकिन भीतर एक तूफान। सांचो की एक आंख सूज चुकी थी। सिंक्लेयर जमीन पर कराह रही थी। अब विकोर का असली रूप सामने आने वाला था। सेडी ने एक बार फिर हाथ बढ़ाया, चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान। इस साल के सारे स्टूडेंट्स कायर हैं। और फिर उसने अगले स्टूडेंट को बुलाया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सैडी की आंखों में भी हैरानी भर दी। विकोर उसने अपनी कमर से बो निकाला और सामने खड़ा हो गया। रेडी। उसकी आंखें नीची थी पर आवाज साफ थी, नेक्स्ट मैं हूँ। सेडी इरिटेट हो चुकी थी। ये लड़का वाइकोर बहुत ज्यादा उतावला है, उसने मन में सोचा। अभी तो मैं मेन कोर्स खाने ही वाली थी, लेकिन विकोर अब शांत खड़ा था और उसकी मौजूदगी से पूरे हॉल का माहौल बदल गया। जो स्टूडेंट्स दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे अब वहीं रुक गए और उसकी ओर देखने लगे। विकोर एकेडमी का हीरो। उसके बारे में कई अफवाहें थी कि वो एक हाई रैंकिंग सोर्ड एक्सपर्ट है, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर था सिर्फ एक इमोशन, रिवेंज। उसने पीठ से एक एरो निकाला। सेडी ने सोचा, तलवारबाज होकर ये बो क्यों उठा रहा है? वो तो सबसे घटिया हथियार होता है एक एक लड़ाई में। लेकिन वाइकोर को कोई डाउट नहीं था। एग्जाम शुरू हुआ। सेडी की आंखों में चमक आ गई क्योंकि वो ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को तोड़ना बहुत एंजॉय करती थी। उसने गोलेम को कंट्रोल किया जो तेजी से वाइकोर की तरफ बढ़ने लगा। विकोर एकेडमी का सबसे टॉप रैंकिंग स्टूडेंट, अगर सेडी उसे भी तोड़ देती तो ये उसकी सबसे बड़ी जीत होती। वाइकोर ने एक हाथ से बो पकड़ा था, दूसरे हाथ से एरो निकाला और फिर गोलेम की तरफ देखते हुए खामोशी से कैलकुलेशन करने लगा। गोलेम अब उसके काफी करीब था, अपना हाथ बढ़ा चुका था। सेडी सोच रही थी, अब इसकी हड्डी तोड़ूंगी, फिर इसकी चीखें सुनकर मजा आएगा। लेकिन ठीक उसी पल विकोर ने एरो स्ट्रिंग पर लगाया। चेहरे पर नफरत भरा एक्सप्रेशन था और एरो छोड़ दिया गया। सेडी की आंखें चौड़ी हो गई। एरो ने गोलेम के शोल्डर की तरफ उड़ान भरी, लेकिन जैसे ही वो टकराने वाला था एरो ने डायरेक्शन बदल ली। लेकिन ये बदलाव किसी मिस से नहीं था, बल्कि एक ट्विस्ट था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एरो इतनी पावर से छोड़ा गया था कि वो गोलेम को चीरते हुए सीधे सेडी की आंख में जा घुसा। सेडी की चीख पूरी हॉल में गूंज उठी। एरो उसकी आई में धंसा हुआ था, खून बह रहा था और वो जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। विकोर ने अब भी बो थामा हुआ था, चेहरे पर शांति लेकिन आंखों में एक अजीब चमक। स्टूडेंट्स जो दरवाजे की तरफ थे वापस मुड़े और ये दृश्य देखकर हक्के बक्के रह गए। गोलेम जो सेडी कंट्रोल कर रही थी अचानक वहीं रुक गया। कंट्रोल टूट गया था क्योंकि सेडी अब दर्द में तड़प रही थी। विकोर अब भी खड़ा था, बिल्कुल शांत। फिर उसने एक्ट करना शुरू किया, चेहरे पर एक नकली चिंता का भाव लाया। मैं तो गोलेम को मारना चाहता था, मुझे नहीं पता एरो वहां कैसे चला गया। सेडी ने एक हाथ अपने खून से भरे आई पर रखा, दांत नीचे और पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। विकोर की आंखों में अब मैलिस चमक रही थी। एक ईविल सी मुस्कान के साथ उसने पूछा, प्रोफेसर सेडी आप ठीक तो हैं? सेडी चीख रही थी। एरो अब भी उसकी दाईं आंख में गहराई तक धंसा हुआ था। उसने एक हाथ से अपनी आंख को पकड़ रखा था, दांत भींचे और चेहरा दर्द से तड़प रहा था। दर्द बढ़ता ही जा रहा था और फिर उसके मुंह से निकली एक चीख जो पूरे एग्जाम हॉल में गूंज गई। दूसरी तरफ वेंसी मॉर्ग जो अपने गोलेम को मैजिक सर्कल से कंट्रोल कर रहा था, वो चीख सुनते ही चौंक गया। साड़ी अब क्या कर रही है ये पागल औरत? उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, चेहरे पर चिंता थी और आंखों में डर। उधर एग्जाम हॉल में हर स्टूडेंट अब भी स्तब्ध खड़ा था। कुछ की आंखें खुली की खुली रह गई और जबड़े लटक गए। तभी वेंसी मॉर्ग ने गुस्से में दरवाजा तोड़ दिया। वो दरवाजा जो अब तक किसी से खुल नहीं रहा था एक झटके में खुल गया। सेडी तुमने फिर से स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा तो नहीं किया? वेंसी मॉर्ग के साथ अब आ चुके थे ट्यूडर, बियांका और सेंट
सेंटेस, डोलोरेस। लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए उनके कदम रुक गए। सीडी जमीन पर घुटनों के बल थी, आंख से खून बह रहा था और एरो अब भी फंसा हुआ था। पूरे हॉल में डेड साइलेंस। वेंसी की आंखें चौड़ी हो गई। ये क्या हुआ यहाँ? ट्यूडर ने अपनी निगाहें घुमाई और कुछ दूर देखा। सैंचो, सिंक्लेयर और पिगी लहूलुहान हालत में बेहोश पड़े थे। ट्यूडर बिना एक सेकंड गंवाए उनकी तरफ दौड़ पड़ा। सीडी अब भी जमीन पर तड़प रही थी और ठीक उसी पल विकोर अपने हाथ में बो थामे आराम से उनकी तरफ चलता हुआ आया। वेंसी का ध्यान उसी पर जा टिका। विकोर, यहाँ क्या हुआ? विकोर ने पीछे मुड़कर गोलेम की तरफ देखा, फिर गहरी सांस ली और मासूम चेहरा बनाकर बोला, सर, गोलेम ने मुझ पर अचानक अटैक किया। मैंने बस सेल्फ डिफेंस में एक एरो छोड़ा था, पर वो एरो सीधा प्रोफेसर सेडी की आंख में चला गया। वेंसी कुछ देर के लिए चुप रहा। उसकी निगाहें अब गोलेम पर टिकी थी। क्या ये एक्सीडेंट था? सादी अब भी दर्द से कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब दर्द से ज्यादा जलन और नफरत भरी थी। वो वाइकोर को घूर रही थी जैसे अभी उसे फाड़ खाएगी। वेंसी ने सेडी को देखा। पहली बार उसने किसी प्रोफेसर को इतना बुरी तरह घायल देखा था और शायद ये उसका कारमा था। विकोर ने तब भी कोई अफसोस नहीं जताया, बल्कि अब वो सेडी के सामने खड़ा था, ठोस चेहरा, मुट्ठियां बंधी हुई, नो रिमोर्स, नो फियर। फिर एक अनाउंसमेंट हुआ, क्लास बी आई स्कोर कैडेट नंबर 256 विकोर, हिट्स 1, इवेशंस 0, डिफेंसेस 0, क्रिटिकल हिट्स 1, टोटल स्कोर 11 पॉइंट्स। अब घायल स्टूडेंट्स को एक एक कर इकट्ठा किया गया। डोलोरेस घुटनों के बल बैठी, आंखें बंद की और दोनों हाथ बढ़ा दिए। सुनहरी रोशनी उसके हाथों से निकलने लगी। वो हीलिंग मैजिक थी। सांचो, जिसके चेहरे पर सूजन थी। सिंक्लेयर, जिसके अंदर माना की उल्टी बहाव से गहरा नुकसान हुआ था। पिगी, जिसकी जबड़ा हड्डी टूट चुकी थी। उन तीनों के शरीर सुनहरी रोशनी से घिर गए। बियांका और बाकी सब शांत खड़े देख रहे थे। डोलोरेस की आंखों में चिंता थी। ये चोटें किसी टेस्ट की नहीं लगती। ट्यूडर ने धीरे से पूछा, क्या ये ठीक हो जाएंगे? सेंटेस, डोलोरेस ने उसकी ओर देखा। तुमने सही वक्त पर मुझे बुला लिया। अब ये सब रिकवर कर जाएंगे और किसी तरह का परमानेंट असर नहीं रहेगा। ट्यूडर अब भी जमीन पर बैठा था। बियांका उसके पास खड़ी चुपचाप सब देख रही थी। तीनों घायल स्टूडेंट्स अब धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। उनकी सांसें वापस सामान्य हो रही थी। ट्यूडर और बियांका दोनों की आंखों में अब थोड़ी राहत थी। सेंटेस, डोलोरेस ने आंखें बंद की, मुट्ठी भींची और फिर चुपचाप वहां से चल दी। साड़ी अब भी सीढ़ियों पर बैठी थी। डोलोरेस ने उसे देखा और कदम बढ़ाते हुए उसके पास आई। क्या मैं देख सकती हूँ घाव? उसका स्वर धीमा था पर सीधा। डोलोरेस ने गंभीर आवाज में कहा, जब ये घाव थोड़ा ठीक हो जाएगा मैं तुम्हारे खिलाफ डिसिप्लिनरी कंप्लेंट दर्ज करूंगी। स्टूडेंट काउंसिल के सामने स्टूडेंट्स पर एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल करने के लिए। सेडी को सुनकर कोई डर नहीं लगा, बल्कि उसके होंठों पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान फैल गई। ओह, क्या तुम क्वो वाडिस फैमिली की वो सेंटेस हो? डोलोरेस का चेहरा सख्त हो गया। उसने सेडी की तरफ हाथ बढ़ाया जल्दी से उसका घाव ठीक करने के लिए, लेकिन तभी सेडी ने खुद से एरो को अपनी आंख से खींच लिया। खून छप छप कर गिरा और हवा में एक सन्नाटा भर गया। डोलोरेस की आंखें चौड़ी हो गई। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। सेडी ने वह एरो धीरे से अपने मुंह में डाल लिया। उसकी आंखों में अब चमक थी, मैलिस की, मैडनेस की। उसने कहा, सेंटेस की मदद नो थैंक्स। सारे स्टूडेंट्स जो ये देख रहे थे अब डर से कांपने लगे और कुछ की आंखों में घिन तक उतर आई। सेडी अब खड़ी हो चुकी थी, एक आंख से खून बहता रहा और वो मुस्कुरा रही थी। अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो जरूर दो, पर मेरी मानो उस दिन का इंतजार करना जब मैं इस सजा को खुद तोड़ दूं। डोलोरेस चुप हो गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि सेडी अब क्या बन चुकी थी। सेडी अब पीछे मुड़ी और हॉल से बाहर निकलने लगी, लेकिन जाते जाते वो रुकी। वाइकर के पास आई। अपनी लहूलुहान आंख के बावजूद उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा नाम विकोर है ना? विकोर का चेहरा अब भी नीचे झुका था। वो कुछ नहीं बोला, बस जमीन को देखता रहा। सेडी फिर मुस्कुराई और बोली, याद रखूंगी तुम्हारा नाम, फिर मिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे। जैसे ही वो वहां से चली गई, विकोर ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक चमक थी। मैं भी इंतजार करूंगा उस दिन का। और इसी के साथ मिड टर्म एग्जाम का कर्टन गिर गया। रिजल्ट्स बोर्ड पर लगे और सारे स्टूडेंट्स वहां इकट्ठा हो गए। टॉप रैंकर्स, सिंक्लेयर फर्स्ट, ग्रेनोला डिलेवियतन सेकंड, ट्यूडर थर्ड, हाइब्रो फोर्थ, बियांका फिफ्थ, मिडलबर्ग सिक्स्थ, सैंचो सेवंथ, लोब्रो एट्थ, विकर का रैंक 20वां और पिगी सबसे नीचे 199वां। जिन स्टूडेंट्स के पॉइंट्स सेडी ने जबरदस्ती काटे थे, उन सबको दूसरे प्रोफेसर्स ने रीटेक का मौका दिया। सिंक्लेयर, सैंचो और पिगी तीनों अब मुस्कुरा रहे थे। सिंक्लेयर का स्कोर रिस्टोर होते ही वो बन गया पूरे फर्स्ट ईयर का बेस्ट स्टूडेंट। लेकिन सबकी नजरें टॉप रैंक पर नहीं थी, सबकी नजरें थी एक नाम पर। हॉलवे में एक ब्राउन हेयर्ड स्टूडेंट चल रहा था। एक स्टूडेंट ने अपने दोस्त का कंधा पकड़ा और सामने इशारा करते हुए कहा, वो वही लड़का है, द फेमस वन, विकर। अब वो जहां से भी गुजरता लोग उसकी ओर देखना बंद नहीं करते थे। गर्ल्स उसे देखकर मुस्कुराती, बॉयज उसकी बहादुरी की बातें करते। क्यों? क्योंकि विकर ही था जिसने सेडी को रोक दिया। उसका एरो सेडी की आंख में जाकर धंसा था। जो ट्रॉमा, जो डर, जो सेडी के नाम से स्टूडेंट्स के रोंगटे खड़े हो जाते थे, अब वो सब मिट रहा था। अब सबके होंठों पर एक ही नाम था, आई स्लेयर। विकोर अब भी शांत था, एक हाथ से अपने बैकपैक की स्ट्रैप पकड़े बिना किसी भाव के। उसे पता था जब इंसान दिल से फैसले लेता है तो इसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। स्टूडेंट्स की भीड़ से दूर हटते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसकी सोच वापस लौट गई उस रात की तरफ। नाइट ब्लड हाउंड दिन उसके लिए बस एक मुखौटा था। असल जिंदगी तो रात में थी, इसीलिए वो कभी भी दूसरों की बातों में ज्यादा नहीं पड़ता था। लेकिन उस दिन जब बच्चों को जानवरों की तरह घसीटा जा रहा था, वो खुद को रोक नहीं पाया। वो बस
खड़ा नहीं रह सकता था। उसी पल एक लाल बालों वाली लड़की उसके पास आई, थोड़ा झिझकती हुई हाथों से अपने बाल ठीक किए और फिर आंखें बंद करके एक लव लेटर बढ़ा दिया। वो ये तुम्हारे लिए है। उसकी आवाज धीमी थी, कांप रही थी। विकर जो अब तक अपनी दुनिया में खोया था चौंक कर वापस आया। उसकी नजरें उस लेटर पर जमी, पर तभी एक स्टूडेंट दौड़ता हुआ आया और मुंह से वो लेटर छीन लिया। हाय ब्रो, गुस्से से भरी आंखें और मुंह में लड़की का लव लेटर। वाइकर और लड़की दोनों एकदम कंफ्यूज्ड। हाय ब्रो ने उस लेटर को ऐसे फाड़ा जैसे कोई कुत्ता हड्डी चबा रहा। तभी मिडिल बर्ग और लो बर्ग वहां आ गए। उन्होंने उस लड़की के सामने खड़े होकर तीखी नजरों से पूछा, तुम होती कौन हो, हमारे रास्ते में खड़े होने वाली? लड़की डर से कांपने लगी। वाइकर अब ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। बास्करविल ट्रिपलेट्स अब उसे घेरे हुए थे। हॉलवे में लोगों को धकियाते हुए वो चिल्ला रहे थे, अगर रास्ते में आए तो गायब कर देंगे। बाकी स्टूडेंट्स ये देखकर सहम गए। ट्रिपलेट्स के चेहरे पर अब मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने हीरो जैसा काम कर दिया। वाइकर पीछे पीछे चल रहा था और मन ही मन सोच रहा था, वेल डन इडियट्स। कुछ देर बाद विकर ने न्यूज़पेपर क्लब का दरवाजा खोला और बैकपैक उतार कर अंदर गया। अब उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन था, आज दिन खराब नहीं होने दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा उसकी आंखें चौड़ी हो गई। डोलोरेस अंदर बैठी एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो पूरी तरह किताब में खोई हुई थी। विकर ने चुपचाप कुर्सी खींची और बैठते हुए पूछा, क्या पढ़ रही हो, इतनी टेंस क्यों लग रही हो? डोलोरेस एकदम चौंकी। तुम कब आए? उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म और गालों पर हल्का गुलाबीपन। विकर ने मुस्कुरा कर कहा, अभी आया, तुमने मेरी मौजूदगी महसूस ही नहीं की। फिर वो थोड़ा झुका और पूछा, नाइट हाउंड के बारे में कुछ लिखा है क्या? डोलोरेस ने अखबार टेबल पर रखा, हाथों को उस पर टिकाया और धीरे से बोली, उसने इंपीरियल कैपिटल का मॉन्यूमेंट तोड़ दिया, सेंट्रल क्लॉक टावर, रॉयल मेमोरियल सब तबाह। और कहाँ जा रहा है? ये सब नाइट हाउंड ने किया है। उसकी आंखों में उदासी थी, कोई ठोस सबूत नहीं है, फिर भी सब उसी को दोष दे रहे हैं। विकर अब भी उसकी आंखों में देख रहा था। उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी था जो उस पर भरोसा करता था। उसने अखबार उठाया और पढ़ना शुरू किया। क्लॉक टावर एक सिंबल था शांति और ऑर्डर का। इंपीरियल कैपिटल के लोग उसे रोज देखते थे। अब जब वो टावर टूट चुका था, शहर का भरोसा भी हिल चुका था। विकर ने अखबार नीचे रखा। जो सोसाइटी से इतनी नफरत करता हो वो ही ये सब कर सकता है। उसकी आंखें अब शक से भरी थी, क्या कोई है जो सबको गुमराह कर रहा है? तभी उसे याद आया, सिंडी वेंडी। कल जो लेटर उसने दी थी उसमें साफ लिखा था, हमारे इन्फॉर्मेंट्स से कांटेक्ट कट चुका है। वाइकर सोच में डूब गया। घंटों बीत गए। रात ने धीरे धीरे एम्पायर को अपनी काली चादर में लपेट लिया। किसी की बूटों की आवाज छत पर गूंजने लगी। वो था विकर, नाइट ब्लड हाउंड के वेश में। आज उसकी मंजिल थी रॉयल मेमोरियल। ये मॉन्यूमेंट सिर्फ एक मकबरा नहीं था, दीवारों से घिरा हुआ ये इलाका शांति और बलिदान की कहानी कहता था। वाइकर की नजर उस विशाल मॉन्यूमेंट पर टिकी रही। फिर वो शांत हुआ और सोच में पड़ गया। दंटालियन द नाइन्थ कॉर्प्स इंटेलिजेंसिया ऑर्फनेज को छुपने के लिए इस्तेमाल करता था। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेशन के लिए उसने मॉन्यूमेंट की एंट्री के पास ध्यान लगाया। वहाँ एक सिल्वर क्रॉस लगा हुआ था। विकर चुपचाप नीचे बैठ गया, पीठ एक कब्र पर टिकाई और चांदनी रात में मॉन्यूमेंट को देखने लगा। उसी पल उसे सच्चाई का एहसास हुआ। सिंधु वेंडी के इन्फॉर्मेंट्स गायब क्यों हुए थे? रॉयल सेंट मैरी अब एक कब्रिस्तान नहीं था, एक नरक बन चुका था। जॉम्बीज हर कोने में। रिस्क लेवल से साइज 1.7 मीटर्स। ऐसे कॉर्प्सेस जो कब्रगाहों, युद्ध क्षेत्रों, अबैंडन्ड घरों, सीवर्स में पाए जाते हैं और अब ये जगह उनकी बस्ती बन चुकी थी। एक ज़ॉम्बी ने अपना मुंह खोला और भयानक तरीके से गुर्राया। विकर को अब भी ठीक से पता नहीं था ये लोग जब जिंदा थे तब क्या थे, लेकिन उसे यकीन था कुछ तो सिंडी वेंडी के लिए काम करते थे। विकर अपनी पीठ पर टंगा हथियार निकाला। उसकी आंखों में चमक लौट आई। अनुबिस काफी समय हो गया था इस हथियार को इस्तेमाल किए हुए। उसे लग रहा था मानो एआन ने जो ये हथियार दिया है वो किसी मिस्ट्री से कम नहीं। विकर ने धीरे धीरे उस वेपन को खोलना शुरू किया। एनीबस छोटा, पोर्टेबल, लेकिन शिकार के लिए परफेक्ट। वो झुका, बो निकाला और मना एरो तान लिया। तीर सीधा ज़ॉम्बी के सिर में 3 एक के बाद एक गिर पड़े। वो आगे बढ़ा और बोला, मिड टर्म एग्जाम में जो एरो दिया गया था उससे ये 1000 गुना बेहतर है। जो लोग कहते हैं कि मास्टर्स अपने हथियार को लेकर लापरवाह होते हैं वो झूठ बोलते हैं। तभी हवा में कुछ बदला। एक अजीब सी गंध। विकर वहीं रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये डीमन की गंध है, लेकिन बहुत हल्की, मानो किसी ने जानबूझकर उसकी असली स्टेंच को डाइल्यूट कर दिया। अब वो समय नहीं था सोचने का। विकर ने तुरंत दौड़ना शुरू किया, गंध को फॉलो करते हुए इंडुला ऑर्फनेज की तरफ। वहाँ कुछ था। ऑर्फनेज के अंदर एक औरत ने जमीन पर मैजिक सर्कल उखेरा। उसके चेहरे पर थी एक स्कल मास्क। उसने अपना हाथ सर्कल की ओर बढ़ाया और उसके अंदर से मैलिग्नेंट एनर्जी निकलने लगी। अगले ही पल एक लाल बालों वाली लड़की सर्कल से बाहर आने लगी। उसका चेहरा थका हुआ था, उसकी रूह बुझी हुई सी लग रही थी। मास्क वाली औरत ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और फिर उसे गले से लगा लिया। तुमने डांटेलियन से चोरी करने की हिम्मत कैसे की छोटी छोटी? लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। रोज मैंने तुम्हें फिर खो दिया। उसने लड़की को कसकर पकड़ा और बोली, इस बार नहीं, इस बार मैं किसी को अपने अपनों को छीनने नहीं दूंगी।